आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे प्लीडिंग की। प्लीडिंग क्या होता है, उसके बाद प्लीडिंग के क्या क्या कंसर्न्स होंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, इसके क्या क्या कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे संबंध में कुछ कोर्स के भी क्या रूल होंगे और सीपीसी में क्या मेंशंस हैं, इस सब के बारे में कंकरेंटली एक विशेष डिस्कशन करेंगे। तो चलो सबसे पहले समझते हैं प्लीडिंग है क्या। देखो, प्लीडिंग का मतलब ये होता है कि कोर्ट में अपनी बात रखने का तरीका। जो कोई बात आप लेके जाते हो, जैसे प्लेंटिफ कोई बात लेके जाएगा और डिफेंडेंट अपना डिफेंड करेगा, प्लेंटिफ अपनी बातों को रखेगा, डिफेंडेंट भी अपनी बातों को रखेगा, उसके क्रॉस में, उसके काटने में या जिसमें भी कंसर्न्स की बात करें। तो ये जो कोर्ट में अपने पक्ष रखने का जो तरीके होंगे, कोर्ट में जैसे अपना पक्ष रखा जाए, इसको प्लीडिंग कहा जाता है। प्लीडिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन हमारा जो सीपीसी है उसके ऑर्डर 6 में किया गया है। अब डिटेल डिस्कशन ऑर्डर 6 में किया गया, वैसे जो हमारा सीपीसी के नॉर्मल सेक्शंस हैं उसमें केवल और केवल प्लीडिंग की बात की गई है। हाँ, ऑर्डर 6 में आने के बाद प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। और ऑर्डर 6 में 18 रूल्स हैं। हमने कई बार चर्चा की थी कि जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो सारे रूल उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी रूल्स होते हैं। तो पहले प्लीडिंग की बात करें, प्लीडिंग है किसमें, ऑर्डर 6 में है डिटेल, और ऑर्डर 6 में भी कितने, तो टोटल 1 to 18 रूल्स हैं। तो इन रूल्स को भी हम लोग स्पेशली ध्यान में रखेंगे। तो जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले तो ऑर्डर 6 हो गए, ऑर्डर 6, और इसमें रूल कितने होते हैं, तो रूल 1 से 18 तक होते हैं। इन्हीं रूल्स में कुछ कंसर्न्स होता है जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी होते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स भी होते हैं, कुछ अन्य अवधारणाएं भी होती हैं। उन सारी चीजों को बेयर एक्ट के साथ साथ हम चर्चा करवाएंगे। तो आप बेयर एक्ट भी देखा, उसके साथ जो अन्य पार्ट्स होंगे उसको हम डिटेल करवाएंगे। देखो, सबसे पहले कहा था प्लीडिंग है क्या। इस वर्ड को यदि डिफाइन किया जाए तो बेयर एक्ट में जो इसको डिफाइन किया गया है वो ये किया गया है कि फर्स्ट रूल फर्स्ट में इसको डिफाइन किया गया है, प्लीडिंग शैल मीन प्लान्ड और रिटेन स्टेटमेंट। कॉमन सी बात है, हमने कहा कि प्लीडिंग का क्या मतलब, अपने पक्षों को रखना। तो अपने पक्ष कौन कौन रखेंगे, जो प्लीडर है, प्लीडर किसका, दोनों का हो सकता है, जो प्लेंटिफ है वो भी अपनी बात रखेगा, और किसी भी प्लेंट का पहला स्टेज, हमने कहा ना प्लेंट की बात हमने की थी इससे पहले, तो प्लेंट के जो स्टेजेस होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज क्या है, प्लेंटिफ द्वारा प्लेंट को प्रस्तुत किया जाना। सेकंड स्टेज क्या होता है, डिफेंडेंट के द्वारा रिटेन स्टेटमेंट दिया जाना। उसके बाद ही दोनों अपनी अपनी बहस करेंगे। तो यही कंसर्न्स होंगे कि प्लीडिंग में दोनों ही कंसर्न्स आएंगे, प्लेंट भी आएगा, प्लेंट कौन करेगा, प्लेंटिफ या वादी, इसको कहते हैं वाद, कौन प्रस्तुत करेगा, वादी, और जो रिटेन स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा होगा, प्रतिवादी के द्वारा या डिफेंडेंट के द्वारा। ये दोनों ही जो पक्ष रखेगा उसको हम लोग कहते हैं प्लीडिंग बेसिकली। अब प्लीडिंग में होना क्या चाहिए, इसके बारे में कुछ खासियत बताई गई है। तो जो रूल 2 है उसमें स्पेशली इस बात को डिफाइन किया गया कि प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। यहां ये ध्यान रखो, जो मटेरियल फैक्ट्स है, इस मटेरियल फैक्ट्स को भी प्लीडिंग में रखनी चाहिए। ये बात कही जाती है कि जब आप बहस करेंगे तो आप केवल और केवल तथ्यात्मक बातों को रखेंगे, अनावश्यक उसकी हिस्ट्री बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको किस बात को प्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। तो जो मुद्दे होंगे तथ्यात्मक मुद्दे पे ही बात करनी है। इसी को कहा जाता है, नॉर्मल अर्थों में यदि हम बात करें तो फैक्टा प्रोवांडा। तो जो फैक्टा प्रोवांडा है इसका मतलब ये होगा कि जो फैक्ट हमें प्रूव करने हैं, जिसको कहते हैं फैक्टा प्रोवांडा। फैक्टा प्रोवांडा और एंड नॉट द एविडेंस। इसका एविडेंस क्या होगा, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो एविडेंस है ये कोर्ट के मर्जी पे डिसाइड होता, उसके डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड होता कि एविडेंस कैसे मांगा जाए, क्या किया जाए। तो प्लीडिंग में सबसे पहली बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें फैक्ट पे आश्रित होना चाहिए। फैक्टा प्रोवांडा, फैक्टा प्रोवेंडेटा का मतलब ये होगा कि वो सारी चीजें जो हम चाहते हैं प्रूव करना। फैक्टा प्रोवेंसिया नहीं, एक टर्म होता है फैक्टा प्रोवेंसिया, जिसका मतलब ये होगा जिसमें आप इस चीज से संबंधित जो आधार है या तथ्य है उसको प्रमाण, तथ्य के लिए जो एविडेंस है, एविडेंस को प्रस्तुत कर रहे हो। हमें एविडेंस के बारे में नहीं चर्चा करनी है, ये कोर्ट के डिस्कशन पे होंगे। हमें क्या करना है, फैक्ट, और उस फैक्ट में भी कौन सा फैक्ट, मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट द एविडेंस। एविडेंस की चर्चा नहीं करनी, इसको कहते हैं फैक्टा प्रोवेंसिया और इसको कहते हैं फैक्टा प्रोवांडा। तो ये जो फैक्टा प्रोवांडा है उस पर डिस्कशन करनी है, फैक्टा प्रोवेंसिया पे नहीं करनी है। ये क्या होता है, मटेरियल फैक्ट का मतलब जिसको आप प्रूव करना चाहते हो, और एविडेंस का मतलब हुआ कि एविडेंस जिसके द्वारा प्रूव करना चाहते हो। इस दोनों को थोड़ा डिफरेंस समझ लो। मटेरियल फैक्ट का मतलब जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो आप रिलीफ चाहते हो, या जो आप नहीं, जिस मुद्दे पे आपका कंसर्न्स है, ये वो मुद्दा है। हाँ, जो बात आप अपनी बात रख रहे हो उसको कैसे कहा जाता है, उसके लिए कुछ एविडेंस चाहिए होंगे। तो एविडेंस जब वो कहा जाएगा, जब आपको ऐसा स्पेशली गाइड किया जाएगा, तब आप उस पर बात करेंगे कि इसका एविडेंस क्या होना चाहिए। आप डिसाइड करके नहीं बताओगे कोर्ट को कि यही फैक्ट्स और इसके लिए ये एविडेंस होगा।
तो हमें इसकी चर्चा नहीं करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं, इसी बात को और भी समझो। इसका जो 2 का रूल 1 है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहा था कि एवरी प्लेडिंग, प्रत्येक प्लेडिंग शैल बी कंटेन, सब में क्या होना चाहिए, यहां स्पेशली आप ध्यान रखोगे। तो इसमें कहा था कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन कंसाइज फॉर्म, हमें कंसाइज फॉर्म में स्टेटमेंट लिखने होंगे। कंसाइज का मतलब वो एक कंसाइज फॉर्म ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, फैक्ट्स भी कैसा, मटेरियल फैक्ट जो वास्तविक तथ्य हो, उसको कंसाइज फॉर्म में सारगर्भित रूप में लिखने हैं। अब ये कंसाइज फॉर्म में कैसा होना चाहिए, ऐसा मटेरियल फैक्ट जो ऑब्जर्वेबल हो। हम ऐसे फैक्ट्स की चर्चा नहीं करेंगे कि ऐसा होता तो फिर क्या होता, ऐसी बातें नहीं करेंगे। हम केवल जो हुआ है, जो घटना घटी है, हम उसकी बात करेंगे। जैसे नॉर्मल अर्थों में भी कहा जाता है ना, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है जो कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट। प्राइम मिनिस्टर वो होते तब क्या होता, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो हम जब भी बात करेंगे तो मटेरियल फैक्ट की बात करेंगे, जो है वो है, जो नहीं है चाहे हो सकता था या हो पाता, वो दैट इज द डिफरेंट पार्ट। इसीलिए जब आप सीआरपीसी वगैरह पर होगे नॉर्मली, तब भी आप देखोगे किसी व्यक्ति ने किसी पे गोली चलाई, ये इंपॉर्टेंस, अब वो मर जाता अलग मुद्दा है, नहीं मरा एक अलग कंसर्न है, तो केस की डायरेक्शन ही बदल जाती है। मर जाता तो कुछ अलग हो जाता, जबकि उस व्यक्ति ने पूरी पूरी मारने की कोशिश की थी लेकिन वो मरा नहीं, तब केस की डायरेक्शंस बदल जाएंगे। तो ये जो कंसर्न्स है हमेशा जो न्यायालय में होते हैं, खास करके भारतीय व्यवस्था में, यहां मुद्दा ये होता है कि हुआ क्या है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। जो फैक्ट्स है, मटेरियल फैक्ट की चर्चा करवाएंगे। ऑन व्हिच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज, जिस पे पार्टी रिलाइज कर रहा है फॉर हिज क्लेम और डिफेंस, आप अपने क्लेम में भी या डिफेंस में भी, एज द केस में भी, बट नॉट एविडेंस, उस एविडेंस की चर्चा नहीं करनी है, बाय व्हिच दे आर टू बी प्रूव्ड, जिस एविडेंस से वो बातें प्रूव होंगी वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, आप केवल तथ्य रखेंगे। क्लियर हो गया ये मुद्दा, इसको एक्सप्लेनेशन, ये बकायदा बेयर एक्ट में ही ऐसा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सेक्शन 2 में जो इसका रूल 2 है, उसमें क्या कहा गया, कहा कि एवरी प्लीडिंग शैल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, यदि आपको एक से अधिक मुद्दे पे बात करनी है प्लीडिंग में, जितने भी चीजें करनी है, अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो हर फैक्ट्स को, हर चीज को अलग अलग पैराग्राफ में लिखने होंगे, किसी भी 2 फैक्ट्स को एक में नहीं मिलाएंगे। और वो पैराग्राफ भी कैसा होना चाहिए, प्रॉपर नंबर्ड होना चाहिए, ताकि जो कोई भी उसे ऑब्जर्व करे, जो कोई भी उसे देखना चाहे, वो आराम से उसे देख सकता है। जब आप कभी रेफरेंस देना चाहो तो रेफरेंस भी आप आराम से दे सकते हैं। इसके लिए जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे पैराग्राफ में होने चाहिए। पैराग्राफ में भी कैसा, नंबर्स होने चाहिए, ताकि नंबर के साथ पता चले। यही है कि व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली। कॉन्सिक्यूटिवली का मतलब एक प्रॉपर तरीके से क्रमबद्ध नंबर होने चाहिए, एक के बाद 2 3 4 ऐसे क्रमबद्धता के साथ। ईच एलिगेशन बीइंग, जितने भी एलिगेशन जो आरोप है, सो फार एज इज कन्वीनियंट कंटेंट इन अ सेपरेट पैराग्राफ। स्पेशली ये ध्यान रखो, जितने भी एलिगेशन हैं, जब तक जहां तक संभव हो, सो फार इज कन्वीनियंट, मानो कुछ ऐसे होंगे जिसको अलग किया ही नहीं जा सकता, जो एक ही मुद्दा उसको छोड़ के, वो तो अलग कंसर्न है। जहां तक संभव हो कंटेंट इन सेपरेट पैराग्राफ, मतलब प्रत्येक आरोप, प्रत्येक बात को अलग अलग, इंडिविजुअली अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। इसका उद्देश्य आपको समझ में आ रहा है कि बाद में हमें रीड करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ऑब्जर्व करने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए और सारे को नंबर्ड कर दिया जाए। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड इसके रूल्स हैं। थर्ड रूल में कहा गया है कि डेट्स, सम्स एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस्ड इन प्लीडिंग फिगर एज वेल एज। आज तक जो भी आप नंबर लिखोगे या जो कुछ भी डेट्स वगैरह लिखोगे, उसको आप शब्द के साथ साथ अंकों में भी लिखोगे, अंक और शब्द दोनों में लिखोगे। ऐसा क्यों कहा गया, यदि अंक और शब्दों में आप नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ फैब्रिकेशंस हो जाए। अंक में मान लो आपने कुछ लिखा है, उसको थोड़ा सा चेंज करके अंक बदल दिए जाए। अब अंक को बदला ना जाए इसलिए उसको शब्दों में भी लिख दूं, केवल शब्द में लिखोगे तब भी कंसर्न हो सकता है, कुछ चेंज करके बदला जा सकता है। और जब अंक और शब्द दोनों को एक साथ लिखोगे तो प्रायशः यह जनरली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि दोनों की तरह इसको छेड़छाड़ किया जाए, फैब्रिकेट किया जाए। यदि ऐसा किया जाए तो सामान्यतः पता चल जाता है। इसीलिए कहा जाता है जहां भी आप लिखेंगे वो सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो फिगर्स में भी होंगे और फिगर्स के साथ साथ वर्ड में भी होंगे। फिगर का मतलब अंक, डेट, सम एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस्ड इन प्लीडिंग फिगर एज वेल एज वर्ड, मतलब शब्द में भी और अंक में भी, दोनों में लिखोगे। फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग का फॉर्म कैसा होगा, ये आ रहे हैं हम लोग रूल 3। ये वाला जो 3 है ये सेकंड रूल का थर्ड सब रूल है। ये हमारा रूल 3 में आते हैं कि फॉर्म्स कैसा होना चाहिए प्लीडिंग का। तो कहा गया कि जो फॉर्म्स है, याद करिए हमने जब सीपीसी की पहले लेक्चर ली तो हमने कहा था कि सीपीसी में हमारे सेक्शंस भी हैं, उसके बाद 51 ऑर्डर्स भी हैं, और उस ऑर्डर के अलावा अपेंडिक्स भी है हमारे पास। पहले बहुत सारे अपेंडिक्स थे, बाद में एक अपेंडिक्स बचा, सारे अपेंडिक्स को रिपील कर दिया गया। तो ये अपेंडिक्स में है तो कहा जाता है द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए
जो अपेंडिक्स ए में फॉर्म है वही उसी फॉर्मेट के तहत प्लीडिंग किया जाएगा। फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए फैन एप्लीकेबल, मतलब आता है फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए, जो अपेंडिक्स फॉर्म ए में है उसी फॉर्म के तहत फैन एप्लीकेबल जहां लागू होंगे, और एंड वेयर जहां ये लागू नहीं होगा वहां की बात करें तो फॉर्म्स लाइक कैरेक्टर एज नियरली एज मे बी शैल बी यूज्ड फॉर ऑल प्लीडिंग। जहां कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है वहां जहां तक संभव हो तो वो जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है उसी टाइप के उसी की तरह फॉर्मेट में आप उसको प्लीड कर सकते हो। मतलब एक तो जिस चीज के लिए प्लीड फॉर्म अवेलेबल है आप तो डायरेक्टली उस फॉर्म में कर लो, यदि वो फॉर्म अवेलेबल वैसा नहीं है किसी मुद्दे के लिए तो आप कोशिश करो कि जैसा फॉर्मेट वहां प्रोवाइड किया गया अपेंडिक्स में उस टाइप से मिलता जुलता फॉर्मेट में ही प्लीडिंग होंगे। हाँ, यहां एक स्पेशल सा पॉइंट बनता है जो थर्ड का ए है। ये जो थर्ड का है बाद में से संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। इसमें कहा था कि फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग इन कॉमर्शियल कोर्ट। नॉर्मल जो कंसर्न्स हैं उस कंसर्न्स में तो अपेंडिक्स में है ही फॉर्मेट, उस फॉर्मेट से आप कर लोगे, लेकिन कॉमर्शियल प्लीडिंग के केस में स्पेशली कहा गया कि वहां जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट को स्पेशली पावर दिया गया कि हाई कोर्ट स्पेशली फॉर्मेट कर सकता है। जैसे इसको ऐसे देखो, इन अ कॉमर्शियल डिस्प्यूट, जहां भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो वेयर द फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द हाई कोर्ट रूल्स, जहां हाई कोर्ट रूल के अंतर्गत फॉर्मेट प्रोवाइड किए गए हैं और प्रैक्टिस directions made for the purpose of such commercial disputes pleading shall be in such form। मतलब यदि हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फॉर्मेट बनाया है कॉमर्शियल के लिए तो वहां आप जाओगे, या कोई स्पेशल डायरेक्टिव्स यदि अवेलेबल है तो उस डायरेक्टिव्स के तहत आप इस मुद्दे को सॉल्व करोगे। मतलब यहां भी ये ध्यान रखो, कॉमर्शियल यदि प्लीडिंग होगी तो कॉमर्शियल मुद्दे से संबंधित प्लीडिंग के लिए हाई कोर्ट का विशेष रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। और वैसे भी हमने कहा था कि जो ऑर्डर वाला पार्ट्स है उसमें हाई कोर्ट्स भी तमाम अमेंडमेंट कर सकता है, ऑर्डर भी चेंज कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है, जबकि सेक्शनल वाला पार्ट में केवल लेजिस्लेचर ही कर सकता था। तो जो थर्ड है नॉर्मल, हमारा नॉर्मल प्लीडिंग की बात करें वो अपेंडिक्स ए में फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन जो कॉमर्शियल वाला प्लीडिंग है स्पेशली फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग इन कॉमर्शियल कोर्ट्स, तो कॉमर्शियल कोर्ट्स में जो प्लीडिंग होगा वो हाई कोर्ट ने जैसा बनाया है या जैसा रूल रेगुलेशंस किया है उसके तहत होंगे। ये अपेंडिक्स ए में इसकी चर्चा नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो रूल 4 है वो कहता है कि पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। क्या क्या पर्टिकुलर्स देने हैं जब आप प्लीड में लिखोगे, हमने कहा कि पैरा में लिखेंगे, डेट सारी चीजें लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे। अब कंसेंसस में लिखेंगे क्या क्या, तो ये कॉमन सी अर्थ है जितने भी फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कुछ भी चीजें हुई है उन सारी बातों को टोटलिटी में लिखनी है सारगर्भित रूप में। जैसे पर इसमें देखो यहाँ क्या क्या लिखा है जिसको आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जब आप स्पेशली जब आप राइट करने जाओगे ना मेंस में, तब स्पेशली इसकी जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आप सीधा सीधा इसको कुछ मुद्दे तो बेसिक से समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे एग्जांपल में समझ लो, इन ऑल केसेस व्हिच पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड का मतलब जालसाजी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब धोखाधड़ी, विलफुल डिफॉल्ट, विलफुल डिफॉल्ट का मतलब जानबूझ के किसी मुद्दे को डिफॉल्ट करना, अलग हो जाना, विलफुल डिफॉल्ट का मतलब जानबूझ के ऐसा किया गया, और अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब गलत तरीके से आपको प्रभावित किया गया है। एंड इन ऑल अदर केसेस व्हिच इज पर्टिकुलर्स मे बी नेसेसरी, ये तो मूल है, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, और इसके अलावा भी जो नेसेसरी है, जो नेसेसरी पर्टिकुलर्स है वो सारी चीजों को आपको डिटेल डिस्कशन करने होंगे प्लीड में। मतलब जो भी इश्यूज है, जो कंटेंशंस है उस पे पर्टिकुलर्स व्हिच, हाँ उसके लिए क्या होगा, विथ डेट्स एंड आइटम्स इफ नेसेसरी शैल बी स्टेटेड इन प्लीडिंग। मतलब जो भी आप घटना लिख रहे हो वो सारी घटनाओं में यदि पॉसिबल हो तो डेट और टाइम एटसेट्रा आपको स्पेशली मेंशंस करने होंगे, क्योंकि उससे आपकी बातों की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। क्लियर हुआ क्या क्या मेंशंस करना है, तो मेंशंस वाले टर्म्स पता ही चल गया सारा कुछ, क्या क्या होगा, डिफॉल्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। पांचवा रूल क्या होगा, फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट, इसको बाद में ऑमिट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जो 1999 से 2002 से लागू हुआ, जो फिफ्थ रूल थे इसको ऑमिट कर दिया गया, फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट, कि फर्दर आप दोबारा अपने स्टेटमेंट को बेटर एक्सेट्रा से संबंधित कुछ चीजें थी। अब हम लोग आते हैं जो 6 रूल है, मतलब 4 रूल तो हो गए, 5वां को ओमिट कर दिया गया है 2002 से 99 के अमेंडमेंट से। 6th रूल की बात करें, इसमें कहा था कंडीशन प्रेसिडेंट,
मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि किसी प्लीड में आप जिसकी संबंध में बात कर रहे हो तो कुछ चीजें अनिवार्य शर्त होती हैं। अनिवार्य शर्त का मतलब नेसेसरी होता है। यदि मान लो हमने ये किया है तो इसका मतलब इसके कुछ शर्त है जो स्वतः ही पालन हो गया होगा। जैसे मान लो एक कंसर्न में आया कि तलाक का केस है, तो तलाक के केस का मतलब है कि फिर अब जब तलाक का केस हुआ है तो इसमें आपको ये नहीं लिखनी होगी कि इस व्यक्ति की शादी हुई थी, क्योंकि तलाक का मतलब ही है कि शादी हुई है, ये तो पहले से ही एडमिटेड है। कंसर्न ये है, इसीलिए हम जब तलाक की बात करेंगे तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है, ये प्रेसिडेंट शर्त है, तो इस शर्त के बारे में एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। हम केवल उन शर्तों की बात करेंगे जो शर्त उसमें प्रॉपरली नहीं था, या इसको ऐसे भी अर्थों में ले सकते हो कि जिन कंडीशन जो प्रेसिडेंट कंडीशंस थे, जो पूर्व शर्त थे, यदि वो माना जाना आवश्यक और वो माना गया तो फिर उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम केवल उन्हीं पूर्व शर्तों की चर्चा करवाएंगे जिन पूर्व शर्तों के माना जाना आवश्यक था लेकिन वो माना नहीं गया था। क्लियर ये मुद्दा? मतलब वो बातें जो पहले से ही अगले बातों में सन्निहित है, मतलब स्पष्ट है कि इसका मतलब ये तो हुआ ही होगा, तो इसका मतलब है कि उस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम केवल उन्हीं बातों को नोट करेंगे जो बातें पूर्व शर्त में आवश्यक थी और जो नहीं हुआ या गलत तरीके से हुआ, जिसपे हमें क्वेश्चन उठाने हैं। हमें केवल जिस मुद्दे पे क्वेश्चन उठाने हैं केवल उसकी चर्चा करनी है, जिस पे नहीं उठानी है, स्वतः सिद्ध है, उस पर चर्चा नहीं करनी। इसको देखो कैसे है कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब। एनी कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब ऐसा कंडीशंस जो पहले से ही अनिवार्य है, द परफॉर्मेंस और ऑकरेंस ऑफ व्हिच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड, मतलब जिसके परफॉर्मेंस के बारे में आपको कंटेस्ट करना है या क्वेश्चन उठाना है। मतलब ऐसे अनिवार्य शर्त जिसके बारे में क्वेश्चन उठाना है, मतलब वो नहीं हुआ, किया जाना था या नहीं किया गया या गलत तरीके से किया गया। शैल बी डिस्टिंक्टली स्पेसिफाइड, उसको अलग तरीके से आप स्पेसिफाइड दिखाओगे इन हिज प्लीडिंग बाय, जो भी करेगा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, मतलब जो पूर्व शर्त माना जाना था उसे नहीं माना गया या गलत तरीके से माना गया, जिसपे आपको प्रश्न उठाने हैं, केवल उसको ही स्पष्ट तरीके से लिखने हैं। किसके द्वारा? या तो प्लेंट और डिफेंडेंट एज द केस में बी, and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all condition, मतलब वो सारे कंडीशन जो ऑलरेडी पूरा हुआ है, all condition precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in the pleading। implied in the pleading का मतलब वो ऑलरेडी सबसे पहले अंतर्निहित होगा, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करनी है जो पूर्व शर्त को मान लिया गया। हमें केवल उन्हीं शर्तों को चर्चा करनी है जिसको गलत तरीके से पूरा किया गया या पूरा नहीं किया गया। क्लियर हुआ इसका क्रक्स? फिर उसके बाद डिपार्चर, ये जो रूल 7 है, डिपार्चर की बात करें, इसमें है कि नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग ऑफ द पार्टी प्लीडिंग द सेम। इसका मतलब समझ लो, यहां एक प्रश्न आएगा, कहा तक एक बार आपने प्लीड कर दिया, एक बार प्लीड किया तो बहुत सारी चीजें आपने जो आपको फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स आदि रखने थे आपने रख दिया। तो कहा गया कि जब एक बार प्लीडिंग में आप मटेरियल फैक्ट्स रख देते हो तो उसके बाद उस तथ्यों के खिलाफ जाने वाले तथ्य जो उस तथ्य को काट रहा है या उस तथ्य से अलग कोई भी तथ्य आप पेश नहीं कर सकते सिवाय एक कंडीशन, जब आपने बाकायदा इसके लिए प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर लिया है। मतलब आगे हम चर्चा करवाएंगे प्लीडिंग में अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। मान लो अभी आपने प्लीडिंग में अपने प्लेंट में कुछ बातें लिखी हैं, या डिफेंडेंट है तो उसने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कुछ चीजें बदलना है या कुछ चीजें और जोड़ना है जो न्याय के लिए आवश्यक है। यहां ध्यान रखो, जरूरी है जोड़ना या हटाना या बदलाव करना, और उसे लगता है कि न्याय के लिए आवश्यक है, और इस बात के लिए वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में कहता है और कोर्ट मान लेता है, तब तो वो अमेंडमेंट हो गया, तब तो उस बात की चर्चा हो सकती है। जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ है तब तक आपने जो एक बार अपने प्लांट में या अपने रिटेन स्टेटमेंट में जो बातें कही हैं उससे इनकंसिस्टेंट का मतलब उससे अलग कोई बातें नहीं उठा सकते हो। जो आपने रिटेन स्टेटमेंट में दिया है यदि डिफेंडेंट है तो, और यदि प्लेंटिफ है तो जो प्लेंट बात में जो बातें कही है केवल उससे संबंधित बातें ही कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ मुद्दा? हाँ, कुछ कंसर्न्स में कह सकते हैं, कब? जब आपने इसके लिए बाकायदा कोर्ट में नोटिस, कोर्ट में अर्जी लगाई और अमेंडमेंट आपका स्वीकार हो गया, आपका प्लेंट या रिटेन स्टेटमेंट ही बदल गया। आगे ये भी चर्चा करवाएंगे, यदि ये बदल गया है तो फिर दूसरे पार्टी को भी मौका मिलता है कि वो भी अपने जवाब में या अपना जो आरोप है उसमें सुधार कर सके। आगे इसकी चर्चा करवाएंगे। अभी बस आप ये समझो, डिपार्चर का मतलब अलग हटना। नो प्लीडिंग शैल मतलब किसी भी प्लीडिंग में एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट वाले मुद्दे को छोड़ दिया जाए। मतलब कहा जाता है कि कोई भी प्लीडिंग में नो प्लीडिंग शैल, किसी भी प्लीडिंग में
एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट वाले तरीके को छोड़ दिया जाए तो किसी भी प्लीडिंग में रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ द क्लेम और कंटेन्स एनी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग ऑफ द पार्टी प्लीडिंग द सेम, मतलब जो पहले प्लीडिंग में उन्होंने जो बातें की थी उसको वो नहीं उठा सकता, मतलब उससे इनकंसिस्टेंट अलग हो गए। ये बात इसमें कहा गया कि नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, बिना अमेंडमेंट के रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ द क्लेम और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट, कुछ भी हो चाहे फैक्ट हो, इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग ऑफ द पार्टी प्लीडिंग द सेम, मतलब जो पार्टी प्लीड कर रहा है उससे अलग आप नहीं जा सकते। कब जा सकते हो? जब आपने अमेंडमेंट करवा लिया है। वे ऑफ अमेंडिंग ये हमारे पास आगे इसी रूल में हम चर्चा करवाएंगे। 15 से लेकर 18 तक वाला जो रूल है उसमें इन सबसे मुद्दे से संबंधित चर्चा है कि कैसे कैसे अमेंडमेंट हो सकता है। फिर आएंगे हम लोग रूल 8 कहा जाता है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होगा? यदि मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो संविदा हुई है उसमें डिनाइल हुआ है तो इसका कंसर्न क्या होगा? यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को डिनाइल किया गया तो कोर्ट की नजर में कहा जाता है कि वो केवल फैक्ट का डिनाइल होगा। फैक्ट का डिनाइल का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो मुद्दे थे उस मुद्दे के फैक्ट का डिनाइल हुआ है, पूरा का पूरा मुद्दे की या जो कॉन्ट्रैक्ट का उसके लीगलिटी पे कोई प्रश्न नहीं उठेगा। कोर्ट को यदि लगता है कि यह मुद्दा गलत तरीके से नहीं पालन किया गया तो वो पालन करवा सकती है। मतलब कोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का डिनाई करने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लीगलिटी पे प्रश्न नहीं उठता है। इस बात को स्पेशली ध्यान रखो। Where a contract is alleged in any pleading, किसी भी प्लीडिंग में a bare denial of the same, किसी भी कंसर्न में a bare denial, केवल डिनाइल करना मतलब उसको मना कर देना, उससे डिनाइल का मतलब उससे सहमति नहीं जताना ऑफ द सेम बाय द अपोजिट पार्टी ने उसको डिनाई कर दिया, शैल बी कंस्ट्रक्टेड ओनली एज डिनाइल इन फैक्ट, ये केवल डिनाइल इन फैक्ट होगा। यदि किसी विपक्षी पार्टी ने असंतुष्टि या असहमति जताई तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो केवल डिनाइल इन फैक्ट होगा या फैक्टम डिनाइल ऑफ द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एलिज्ड और द मैटर्स फैक्ट ऑफ व्हिच द सेम मे बी इंप्लाइड एंड नॉट द डिनाइल ऑफ लीगलिटी और सफिशिएंसी ऑफ लॉ इन सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इससे उसके लीगलिटी और सफिशिएंसी में कोई प्रश्न नहीं उठेगा। स्पेशली ध्यान रखो, किसी यदि कॉन्ट्रैक्ट को डिनाइल किया जाए तो वो डिनाइल केवल फैक्ट का डिनाइल होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के लीगलिटी और सफिशिएंसी इन लॉ का डिनाइल नहीं होगा। मतलब क्या कहता है रूल 8? यदि रूल 8 की बात करें तो ये कहा था यदि कॉन्ट्रैक्ट को डिनाइल किया गया तो वो जो डिनाइल है वो फैक्टम डिनाइल होगा, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कुछ फैक्ट का ही डिनाइल होगा, ना कि उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लीगलिटी और सफिशिएंसी इन लॉ का। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो 9 है, इफेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, मतलब जो डॉक्यूमेंट कहा जाए उसमें क्या होगा। तो कहा जाता है जहां कहीं भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, wherever be the contents any document or material, मतलब ऐसा समझ लो कि प्लीडिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है, इसका समरी समझ लो क्या है। तो कहा गया कि जहां तक संभव हो आप केवल और केवल कंसाइज रूप में उस डॉक्यूमेंट का रिजल्ट क्या है, उस डॉक्यूमेंट का अर्थ क्या है, आप केवल उसे ही रेफर करेंगे, ये नहीं कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही डाल दिए। जैसे मान लो किसी केस के ही जजमेंट के बारे में या किसी मुद्दे को आपको रेफरेंस लेनी है तो आपको केवल उस केस में क्या कहा गया है, किस पैरा में कहा गया है, जजमेंट का क्या था कंसेंस, केवल उन्हीं मुद्दों को स्पेसिफिकली नोट करना है, ना कि पूरा का पूरा 200-400 पेज का वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगा देना है। हाँ, जब तक एक कंसेंट जब तक ऐसा करना नेसेसरी ना हो जाए। यदि मान लो कहीं नेसेसरी हो जाए कि वो बातें स्पेशली दिखानी ही होंगी तब तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट रखोगे, एट लेंथ डिस्कशन करोगे उसका। जब तक ऐसा नहीं है तब तक केवल और केवल उसका जो रिजल्ट है, उसके जो क्रक्स हैं, जिस बात को आप उससे रेफरेंस करना चाहते हो, केवल उन्हीं बातों को लिखोगे, अनावश्यक रूप से कार्यभार नहीं बढ़ाओगे, पूरा का पूरा पेज नहीं डालोगे। क्लियर हुआ मुद्दा? मतलब यदि नेसेसरी है तब तो पूरा डॉक्यूमेंट डालो, अन्यथा केवल और केवल उस डॉक्यूमेंट्स में जो आपको रेफरेंस चाहिए है, जो उसका क्रक्स है, केवल वो क्रक्स आप डाल सकते हैं। तो यही कहा wherever with the contents of any document are material, मतलब मटेरियल है, तथ्य है, फैक्ट है जो डालना है। It shall be sufficient in any pleading to state that effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof, मतलब उसके बारे में जो फैक्ट्स है उसके बारे में तो ब्रीफली बता दो, उसका समरी बता दो उसका, पॉसिबल विदाउट सेटिंग आउट होल और एनी पार्ट thereof, बिना उसके पूरे पूरे पार्ट के या पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को दिए हुए, अनलेस द प्रिसाइज वर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट ऑफ आर मटेरियल,
मतलब जब तक पूरा पूरा डॉक्यूमेंट ही तथ्य के रूप में दिया जाना आवश्यक नहीं है, तब तक केवल और केवल उससे संबंधित जो कंसर्न्स हैं, केवल मुद्दे हैं, उसी की बात करिए, पूरा डॉक्यूमेंट या उसका पार्ट नहीं डालना है। क्लियर हो गया है मुद्दा? फिर हम लोग आगे चर्चा करवाएंगे मेलाइज नॉलेज एक्सेट्रा, मतलब इसको हम लोग कहते हैं वेरेबल इट्स अ मटेरियल टू एलिज मेलाइज फ्रॉडेंट इंटेंशन एक्सेट्रा। जहां कहीं भी किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से, फ्रॉडेंट आदि के द्वारा कुछ चीजें की गई हैं, तो आपको केवल और केवल उस गलत इरादे, उस फ्रॉड, उस तथ्य को ही निरूपित करना है। आपको उस सर्कमस्टेंसेस, जिस परिस्थिति में उसकी बुद्धि ऐसी हुई, जिस परिस्थिति में ऐसा हुआ, उस परिस्थिति का उल्लेख करना बहुत जरूरी नहीं है। जहां तक पॉसिबल है तो केवल तथ्य की बात करेंगे। हाँ, यदि नेसेसरी हो तब आप सर्कमस्टेंसेस की चर्चा करेंगे कि इस परिस्थिति में ये हुआ था, वरना आप सीधे कहेंगे किस व्यक्ति ने ये किया था, ऐसा कंसर्न था, ये हुआ था। इस मुद्दे को ऐसे देखो, wherever it is material to the alleged malice, जहां तक ये मटेरियल है कि malice या गलत तरीके से, या फ्रॉडलाइन या इंटेंशन, नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताना है हमें, उसकी फ्रॉडेंट, malice या गलत इंटेंशन एंड सो ऑन, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances। मतलब ये किसमें होगा? कहा जाता है कि सफिशिएंट है कि केवल फैक्ट की चर्चा करेंगे। it shall be sufficient to allege the same as a fact, फैक्ट के रूप में उस मुद्दे को चर्चा करवाएंगे, without setting out the circumstances, उस circumstances की जरूरत नहीं है, मतलब उस परिस्थिति की चर्चा करनी आवश्यक नहीं है जिस परिस्थिति में from which the same is to be inferred, मतलब जिससे वो परिस्थिति जन्म ली है। आपको केवल और केवल क्या करना है? उस मुद्दे को ही फैक्ट के रूप में बतानी है, ना कि पूरे पूरे सर्कमस्टांसेस को। क्लियर? मतलब जहां तक संभव हो तो किसी व्यक्ति की जो इंटेंशंस था या फ्रॉडलेंट जो भी किया है उस व्यक्ति ने, जो उसकी इच्छाएं थी, केवल या उसका ज्ञान कितना है, उस मुद्दे पर समझ कितनी है, वो केवल और केवल फैक्ट के रूप में आप दर्शाएंगे, उस परिस्थिति को नहीं। क्योंकि परिस्थिति क्या होगा? परिस्थिति तो फैक्ट प्रूव करने के लिए एविडेंस के फॉर्मेट में आएगा। जब उस पर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, फिर वो अपना डिफेंस में या अपने अटैक के रूप में इस्तेमाल कर सकता है उस सर्कमस्टेंसेस का। लेकिन जब आप प्लीड करेंगे तो जो प्लीड करने वाला व्यक्ति है वो केवल और केवल जहां तक पॉसिबल हो फैक्टम की बात करेगा। फिर बात करते हैं नोटिस। नोटिस यदि डालना हो, इसमें भी यही है, हम फिर से बात करेंगे, वही फैक्ट की बात करेगा। आपको केवल नोटिस जो नेसेसरी है, किस मुद्दे में जरूरत है, क्यों जरूरत है, केवल नोटिस बतानी है। उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लॉ कौन सा है, इन सारी चीजों के बारे में आपको बात नहीं करनी है। ये फिर से किसके? ये कोर्ट की डिस्कशन पे होगा। ये कहा गया है wherever it is material to allege notice to any person of any fact, किसी फैक्ट पे किसी व्यक्ति को यदि नोटिस देनी है, मैटर और थिंग, it shall be sufficient to allege such notice as fact, मतलब ये किसी व्यक्ति को यदि किसी मुद्दे पे, किसी तथ्य पे नोटिस करनी है, तो कहा गया कि it shall be sufficient to allege such notice as a fact, केवल नोटिस में फैक्ट के बारे में ही बताना सफिशिएंट है, unless the form or the precise term of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material। मतलब ये समझ में आया कि जहां तक नेसेसरी नहीं हो वहां तक केवल फैक्ट्स के रूप में इस मुद्दे पर नोटिस दिया जाना चाहिए, वही इनफ है। हाँ, जब जरूरी हो, जब मटेरियल हो, तो कहा जाता है कि सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम व्हिच, अनलेस, जब तक ऐसा नहीं हो, द फॉर्म ऑफ द प्रिसाइज टर्म्स ऑफ द सच नोटिसेस और द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम व्हिच सच नोटिस इज बी इन्फेरेड और मटेरियल। मतलब समझ में आ गया कि आपको तब तक अनावश्यक रूप से उस सर्कमस्टेंसेस, उस परिस्थिति के बारे में नहीं बतानी है, नोटिस किस मुद्दे पे देनी है, केवल उसी की चर्चा करनी है। ठीक, फिर उसके बाद हम आएंगे, फिर है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। दो व्यक्ति के बीच में किसी भी मुद्दे पे आपको प्रूव करनी है कि इन दोनों के बीच में संबंध था, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसा प्रूव करने के लिए हम क्या क्या एविडेंस ले सकते हैं? एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन, तो कहा था wherever भी एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी रिलेशन बिटवीन एनी पर्संस इज टू बी इम्प्लाइड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लेटर्स और कन्वर्सेशन। यदि दो व्यक्ति के बीच में सीरीज ऑफ लेटर्स, मतलब चिट्ठियां या बातचीत या मेल एक्सेट्रा, अब तो मेल वगैरह भी आईटी से आ गया है, मेल, कन्वर्सेशन, और अदरवाइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियां भी दिखा सकते हैं, तो मेल है, चिट्ठी है, या फिर उसकी बातचीत है, या फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां इससे प्रमाणित होता है कि इन दोनों के बीच में संबंध था। इट शैल बी सफिशिएंट टू एलिज सच कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन एज अ फैक्ट, केवल ये बताना ही इनफ है कि ये कंसर्न्स के चलते, मतलब उस व्यक्ति के बीच में संबंध है, दोनों व्यक्ति दूसरे से मिले हुए थे, जानते थे। एलिज कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन एज अ फैक्ट, केवल यही फैक्ट हो जाएगा।
and to refer generally to such letters, conversation or circumstances without setting them out in detail. आप केवल और केवल ये बताओगे कि इन फैक्ट्स आदि के बारे में के आधार पे उस व्यक्ति की दो व्यक्ति के बीच में संबंध है, दोनों व्यक्ति जानता है, उस सारे परिस्थिति अब कहां मिला, कैसे मिला, कितनी ईमेल गए, क्यों गए, इन सब के बारे में डिटेल आपको नहीं करनी है। हाँ, केवल आपको ये कहनी है कि उस व्यक्ति के बीच में ईमेल का आदान प्रदान होता था, कैसे होता था, क्यों होता था, इसके बारे में बहुत डिटेल आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब वो डिनाई करे इस मुद्दे पे तब एविडेंस के रूप में इसको किया जा सकता है, तो वो बात का प्रोसीडिंग है। पहले यदि दो व्यक्ति के बीच में संबंध आपको बताने तो बताओगे कि हाँ, इन दोनों व्यक्ति के बीच में ईमेल का ट्रांसफर होता था, ये दोनों व्यक्ति किसी पब्लिक पैलेस में या किसी फंक्शन में, ओकेजन में मिले थे, इन सारी चीजों के बारे में क्लियरली। तो फिर जनरली टू सच लेटर्स, कन्वर्सेशंस और सर्कमस्टेंसेस विदाउट सेटिंग देम इन डिटेल, उसके बारे में पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, केवल आपने बता दिया कि ये परिस्थिति है जिसके चलते कंफर्म हो रहा है, वो इनफ है। एंड इफ इन सच केस, यदि इन केस में persons who pleading desires to rely on the alternative upon more contracts or relations than one as to be impiled from such, यदि इस कंसर्न्स में और भी अल्टरनेटिव्स की बात कर रहा है वो, और relations than one as to be impiled from such circumstances, he may state the same in the alternative. हाँ, यदि इसके अलावा कुछ और भी अल्टरनेटिव्स करने हैं, मतलब अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग परिस्थितियों की बात करनी है, जैसे मान लो एक तरीके से नहीं मल्टीपल तरीके से आपको प्रूव करना है दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है, उन सारी चीजों की चर्चा कर सकते हो। हाँ, बस उसके डिटेल में तब तक नहीं जाना है जब तक कोई व्यक्ति डिनाई नहीं करे। क्लियर? फिर इसमें आता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होंगे? कहा जाता है कि neither party need any pleading allege। अब इस बात के देखो, matter of the fact which be the law presumes in his favor or as to which the burden of proof is upon the other side unless the same has first been specifically denied। जैसे इसको ऐसे समझो, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि आपके जो लॉ या जो आपको लगता है कि वो आपके फेवर में है, आपको उसके बारे में बार बार स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है कि ये लॉ हमारे फेवर में है, या फिर आपको जिस मुद्दे में बर्डन ऑफ प्रूफ अदर पार्टी पे है। बर्डन ऑफ प्रूफ अदर पार्टी का मतलब आपके ही फेवर में हो गया। यदि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे हो, मतलब आपको प्रूव करनी है, तो फिर आपके लिए आपके अगेंस्ट है ये मुद्दा, क्योंकि जिस पे प्रूव करना होता है उसके लिए चैलेंजिंग होता है। तो कहा जाता है कि वो बातें जो लॉ में आपके पक्ष में कही गई है या आपके पक्ष में होगा, या जो बर्डन ऑफ प्रूफ अदर पार्टी में हो, अदर पार्टी के ऊपर पड़ा है, तो अब ऐसे मुद्दों को आपको प्लीड करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ये स्वतः शर्त है, नॉर्मली है। हाँ, तब तक जब तक कि जो अपोजिट पार्टी है उसने उसको डिनाई नहीं कर दिया। जैसे मान लो बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी पे है और उसने डिनाई कर दिया, उसने नहीं किया, तब आप उसकी चर्चा कर सकते हो। अदरवाइज जहां तक लॉ आपके फेवर में है वहां तक उस पर प्लीडिंग नहीं करनी है। ये तो अंतर्निहित बातें ही हैं। इसका मतलब ये होगा कि प्रिजम्पशंस वो चीज है, वो लॉ जो आपके फेवर में है पहले से, उसके बारे में बहुत ज्यादा प्लीड नहीं करनी है। एक शब्द में हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यदि दूसरे पार्टी पे है, इसका मतलब वो आपके फेवर में ही है, वो प्रूव करे इस मुद्दे को, तो इसका मतलब वो आपके फेवर में है, इसकी भी हम चर्चा नहीं करेंगे। यही है, नाइदर पार्टी नीड टू बी एनी प्लीडिंग, कोई भी पार्टी वो प्लीडिंग नहीं करेगा अलेज एनी मैटर ऑफ द फैक्ट, उस मैटर या फैक्ट्स को व्हिच द लॉ प्रेज्यूम्स इन हिज फेवर, जो लॉ को लगता है, जब कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति के फेवर में है, और एज टू व्हिच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर साइड अनलेस द सेम हैज बीन फर्स्ट बीन डिनाइड स्पेसिफिकली, जब तक कि उस बात को डिनाई नहीं कर दिया गया। क्लियर हुआ मुद्दा? कि मतलब जो लॉ आपके फेवर में है बेसिक सा, उस बात को प्लीड करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो पहले से स्वतः सिद्ध है, पहले से ही पता है। हाँ, इसी में कौन सा आ जाएगा, हमने कहा दूसरा पार्ट, कि यदि बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पे है तो भी आपके फेवर में आएगा, तो इसकी भी प्लीड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे consideration of a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill and not the consideration as a substantive ground of the claim। मतलब जो आप बिल की बात करते हैं तो बिल में कहा जाता है कि प्लेंटिफ केवल बिल पे बात कर सकते हैं, उसको सब्सटेंसिव लॉ के रूप में उसकी चर्चा जैसे इसमें है ना, कंसिडरेशन फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज वेयर द प्लेंटिफ सूज ओनली ऑन द बिल, केवल और केवल बिल पे ही सूज करेगा, एंड नॉट द कंसिडरेशन एज अ सब्सटेंसिव ग्राउंड ऑफ क्लेम, मतलब उसको सब्सटेंसिव ग्राउंड ऑफ क्लेम के रूप में नहीं प्लीड कर सकता। क्लियर? फिर हम लोग आते हैं जो इसके रूल 14 है। रूल 14 की बात करें, प्लीडिंग टू बी साइंड, कहा जाता है जो भी आप प्लीड करोगे, तो ये सामान्य नियम है कोर्ट का कि जो भी आप बातें करेंगे वो प्रॉपरली एफिडेविट के फॉर्मेट में हो, वो साइंड हो। जो भी आप तथ्य रखेंगे वो अनावश्यक तथ्य नहीं रखेंगे, वो शपथ पत्र के रूप में या साइन होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि उसकी ऑथेंटिसिटी डिसाइड हो सके। तो एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय पार्टी, मतलब जो पार्टी है, चाहे प्लेंट है, डिफेंडेंट, उसके द्वारा साइन होना चाहिए वो मुद्दा, एंड हिज प्लीडर, मतलब उसके प्लीडर द्वारा भी, वकील वगैरह भी द्वारा, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी
प्लीडिंग, वो पार्टी जो प्लीड कर रहा है बाय रीजन ऑफ अब्सेंस और अदर गुड कॉज, किसी कारण से, जो कारण संभव हो, जो कारण एक्सेप्टेबल हो, यदि किसी कारण से वो व्यक्ति अनेबल है टू साइन द प्लीडिंग, पहले तो पार्टी और प्लीडर दोनों को साइन करना है, किसी कारण से मान लो जो व्यक्ति है वो साइन करने में असमर्थ है, किसी प्रॉपर रीजन से, ऐसे नहीं, पेंडिंग इट मे बी साइंड बाय एनी पर्सन ड्यूअली ऑथराइज्ड बाय हिम। यहां ध्यान रखो, स्पेशली कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति जो पार्टी है वो साइन करने में असमर्थ है किसी कारण से, गुड कॉज में, वहां उपलब्ध नहीं है या और भी कई अन्य कारण हैं, तो वो किसी अन्य व्यक्ति से भी ऑथराइज करवा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, बाय एनी पर्सन ड्यूअली ऑथराइज्ड, उस व्यक्ति को बाकायदा ऑथराइज्ड किया जाना चाहिए बाय हिम टू साइन द सेम और sue और डिफेंड ऑन हिज बिहाफ। मतलब वो दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है जिस व्यक्ति को, वो जो पार्टी है जिसको साइन करना था, वो बाकायदा ऑथराइज कर दे, बाकायदा ऑथराइजिंग लेटर के साथ उसे ऑथराइज करे कि तुम हमारे बिहाफ पे साइन कर सकते हो या केस लड़ सकते हो। क्लियर? अब यहां 14A स्पेशली यहां मेंशन किया गया। 14 में क्या है कि साइन या तो पार्टी खुद करेगा और प्लीडर करेगा, यदि वो व्यक्ति नहीं है तो फिर क्या हो गया कि उसके कोई सपोर्टिव या जो उसके ऑथराइज्ड एजेंट है या अलग व्यक्ति है वो साइन कर सकता है। फिर इसमें आएगा एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस। 14A में आया क्या कि एड्रेस कहां का होगा, तो अब ऐसी बात है जो एड्रेस मेंशंस किया जाता है, और यदि जो एड्रेस मेंशंस किया गया केवल उन एड्रेसों पे ही वो सारी इंफॉर्मेशन या कोर्ट से संबंधित जो भी सूचना है, नोटिस एक्सेट्रा जाएंगी, वो जाएगा। हाँ, यदि इसमें वो नोटिस में आप बदलाव करते हो तो बाकायदा उसके लिए स्पेशल से अलग से उसके लिए कोर्ट में जाना होता है, और कोर्ट यदि अलाउ कर दे तो फिर एड्रेस बदलता है। हाँ, इसमें भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि एड्रेस कैसा क्या होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखो। एवरी प्लीडिंग where filed by party shall be accompanied by a statement in the prescribed form। prescribed form का मतलब कोर्ट में होता है ये फॉर्म, signed or provided in rule 14 regarding the address of the party। मतलब एड्रेस ऑफ द पार्टी का जो फॉर्मेट है उसमें आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। सच एड्रेस मे बी फ्रॉम टाइम टू टाइम बी चेंज्ड बाय लॉजिंग अ कोर्ट ए फॉर्म ड्यूअली फिल्ड अपॉन एंड स्टेटिंग द न्यू एड्रेस। यदि आपको बदलना होगा तो स्पेशली कोर्ट में फॉर्म होता है, उस फॉर्म में भर के आप जितनी बार चाहो अपने पता एड्रेस को बदलवा सकते हो। द एड्रेस फर्निश द स्टेटमेंट मेड अंडर सब रूल 1, वो जो हमने कहा कि पहले जो भी एड्रेस आपने दिया था, शैल बी कॉल्ड द रजिस्टर्ड एड्रेस। वो एड्रेस जो आपने कोर्ट में मेंशन किया है, कोर्ट में फॉर्म भर के दिया है, वो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, और उसी एड्रेस पे सारी इंफॉर्मेशन कोर्ट से संबंधित आपको भेजी जाएगी। एंड शैल अंटिल ड्यूअली चेंज्ड एज अफोसीड, और जब तक आप उसे बदलवा नहीं लोगे, बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑफ द पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सूट और एनी अपील फ्रॉम एनी डिक्री ऑर्डर देयरिन एटसेट्रा फॉर द पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ मैटर। मतलब जो एड्रेस आपने एक बार फॉर्म में भर के दिया है, तो पूरे मामले की सुनवाई के दौरान और सुनवाई के 2 साल बाद तक, डिक्री के 2 साल बाद तक, यदि कुछ चेंजिंग हो या कुछ ऐसा संभव लगे, यदि कोई सूचना देनी हो, तो आपका वही रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। हाँ, यदि आपने बदलवा लिया तो दैट विल बी डिफरेंट पार्ट। तो यही बेसिक एड्रेस है, मतलब कोर्ट में जो आपने एड्रेस दिया है वो दैट इज रजिस्टर्ड एड्रेस। कोर्ट के बाद, डिक्री के बाद, फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज के बाद भी 2 साल तक आपका वही एड्रेस वहां कोर्ट में वैलिड होगा, जब तक कि आप बदलवाना। फिर यह है कि सर्विस ऑफ एनी प्रोसेस में बी इफेक्टेड अपॉन अ पार्टी एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस इन ऑल रिस्पेक्ट एज। अब सारे तो वही किए जाएंगे। फिर कहा गया जो रूल 5 है, where the registered address of party is discovered by the court to be incomplete। यदि इनकम्प्लीट है, यदि कोर्ट को बाद में पता चला कि आपने जो एड्रेस दिया वो इनकम्प्लीट है, या जालसाजी से आपने गलत दिया, या फिक्टिटियस है, फिक्टिटियस और कोर्ट में either on its own motion or in the application of the party order, यदि कोर्ट को ये पता चला कि आपने जो एड्रेस दिया है वो गलत है, जालसाजी है या अपूर्ण है, तो क्या कर सकता है कोर्ट? इन केस वेयर सच रजिस्टर्ड एड्रेस वाज फर्निश्ड बाय प्लेंटिफ, यदि प्लेंटिफ ने वो रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है, मतलब दोनों लोग हैं, यदि रजिस्टर्ड एड्रेस गलत है, अपूर्ण है, जालसाजी एटसेट्रा है, तो कोर्ट को यदि लगता है दूसरे पार्टी के एप्लीकेशन पे, ये भी ध्यान रखो, यदि दूसरे पार्टी ने कंप्लेन किया कि इसने गलत एड्रेस दिया है, या फिर कोर्ट को स्वतः भी लगता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, यदि वो प्लेंटिफ का एड्रेस होगा तो स्टे ऑफ द सूट, उस सूट को स्टे कर देंगी कोर्ट, उस सूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। और यदि वो एड्रेस डिफेंडेंट के द्वारा दिया गया हो, मतलब यदि जो पार्टी ने केस किया उसने गलत एड्रेस दिया, तो सूट को वहीं रोक दिया जाएगा। यदि उसने
डिफेंडेंट ने गलत एड्रेस दिया है तो हिज डिफेंस बी एक्स्ट्रा कॉट एंड बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन एज इट हैड नॉट पुट एनी डिफेंस। कहा गया कि यदि मतलब वादी ने गलत एड्रेस दिया तो सूट को रोक दिया जाएगा, और प्रतिवादी ने यदि गलत एड्रेस दिया है तो प्रतिवादी ने जो अपना डिफेंस का पॉइंट रखा था उन सारे पॉइंट को समाप्त कर दिया जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि प्रतिवादी ने डिफेंड किया ही नहीं। ये क्लियर हो गया मुद्दा। यदि वादी ने गलत एड्रेस दिया तो वादी के बाद को रोक दिया जाएगा, यदि प्रतिवादी ने किया तो प्रतिवादी ने जो अभी तक अपने पक्ष में जो डिफेंस में पक्ष रखा था उन सारे को स्टक आउट कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा और माना जाएगा कि प्रतिवादी ने अपना पक्ष रखा ही नहीं। अब यहां उसमें रूल 6 है, where a suit is stayed or defense is struck out under sub rule 5। इस रूल 5 के तहत यदि प्लांट को रोक दिया गया, वादी के केस में वादी ने यदि गलत एड्रेस दिया, और यदि प्रतिवादी के केस में यदि प्रतिवादी ने स्टक आउट कर के डिफेंस को स्टक आउट कर दिया गया तो क्या हो सकता है? The plaintiff or the case may be defendant may, after furnishing his true address, apply to the court for an order to set aside the order of stay, or the case may be order of striking of the cancel। मतलब ये हुआ कि यदि सब रूल 5 के तहत ऐसा किया गया तो वादी और प्रतिवादी को बाद में राइट है कि कोर्ट में जाए और अपना ओरिजिनल जो ऑथेंटिक एड्रेस है वो प्रूव करे और कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि जो अभी वो स्टेइंग का या स्टक आउट का ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को समाप्त करे। मतलब समझ में आया? फिफ्थ में क्या कह रहा है इसके फिफ्थ रूल में, सब रूल में, कि जैसे ही वादी ने गलत एड्रेस दिया, प्रतिवादी ने गलत एड्रेस दिया, या तो वाद को रोक दिया जाएगा या प्रतिवादी का जो डिफेंस है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब कहा गया कि बाद में जब ऐसा लगे, कई बार ये भी होता है ना इंटेंशनली आपने नहीं ऐसा किया है, अनइंटेंशनली गलत तरीके से गलत हो गया, तो फिर आप कोर्ट जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे कि वो जो आपने अभी 5 के तहत आदेश दिया है स्टे करने का या डिफेंस को स्टक आउट करने का, उसे समाप्त करके दोबारा मामले को सुना जाए। और फिर ये भी ध्यान है, द कोर्ट इफ सेटिस्फाइड, यदि कोर्ट आपके तर्क से सहमत हो जाए कि वहां जो आपने गलत एड्रेस या पूर्ण एड्रेस दिया था वो आपने जानबूझ के नहीं दिया था, गलत तरीके से हो गया या उसमें आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, यदि कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर उस मुद्दे को दोबारा सुनवाई पे आगे बढ़ा सकती है। यही कहा गया कि इफ सेटिस्फाइड दैट द पार्टी वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फॉर फिलिंग द ट्रू एड्रेस, मतलब कोई जेन्युइन कारण था, एंड द प्रॉपर टाइम शैल सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ स्टे और ऑर्डर स्ट्राइकिंग आउट, वो जो ऑर्डर दिया था उसको कोर्ट समाप्त कर सकती है ऑन सच टर्म्स और कॉस्ट एज टू कॉस्ट और अदरवाइज एज इट थिंक फिट एंड शैल अपॉइंट डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट ऑफ डिफेंस एज द केस मे बी। मतलब कोर्ट यदि आपकी बातों से सहमत हो गया है तो फिर कोर्ट क्या करेगा कि यदि कॉस्ट लगाना हो तो कॉस्ट लगा के, या जिस तरह भी कोर्ट को लगे, हो सकता है कोर्ट ने आपको लगा कि कोर्ट में आप जिम्मेदारी पूर्ण बात नहीं की, जिम्मेदारी नहीं थी इसीलिए गलत हुआ, तो फिर कोर्ट आपको जुर्माना भी लगा सकता है, कॉस्ट भी लगा सकता है, ऐसा कुछ भी करते हुए उस मुद्दे के लिए दिन नियत करेगा और फिर उस दिन उस मुद्दे को सुना जाएगा। फिर 8 में है, नथिंग इन दिस रूल, इस रूल में ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा, शैल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग सर्विस ऑफ द process at any other address if any reason it think fit to do so। मतलब ये हुआ कि रूल 8 कहता है, अभी हमने क्या कहा 5, 6, 7 में हमने क्या पढ़ा कि वो जो ऑफिशियल एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस है सारी चीजें उसी पे होंगी। 8 में कहता है कि यदि कोर्ट को लगता है किसी के रिक्वेस्ट पे या स्वयं पे भी कि उस रजिस्टर्ड कोर्ट एड्रेस के अलावा भी कुछ सूचनाएं भेजी जा सकती हैं, उस रजिस्टर्ड एड्रेस के अलावा भी कहीं सूचना दी जा सकती है, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा सही है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता, कोर्ट दूसरे जगह भी वो सूचना दे सकती है। यही है नथिंग इन दिस रूल शैल प्रिवेंट, कोर्ट को नहीं रोक सकता द कोर्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग द सर्विस, मतलब जो कुछ भी सर्विस भेजना है, ऑफ द प्रोसेस एट एनी अदर एड्रेस इफ फॉर एनी रीजन, यदि ऐसा लगता है, इफ थिंक फिट सो टू डू सो, यदि जज को लगता है, कोर्ट को लगता है कि दूसरी जगह सूचना दी जाए तो वो भेज सकता है। क्लियर हुआ मुद्दा? ये सेक्शन 8 कहता है। किसका? मतलब जो सब रूल 14 का सब रूल 8 कह रहा है। अब आएंगे हम लोग 15 में, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। कहा था कि जो प्लीडिंग आप जो भी करोगे वो प्लीडिंग कंप्लीटली वेरीफाई करवाओगे, सारी चीजें वो है ही, अभी हमने डिस्कशन किया। Seven otherwise provided by the law of the time, every pleading shall be verified by the foot of the party by one of the parties pleading। एक व्यक्ति या जो पार्टी है उसमें से सब या कोई एक व्यक्ति द्वारा प्रूव होगा, वो वेरीफाइड होगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। और यदि वो व्यक्ति मतलब कहा जितने भी प्लीड हैं, जितने भी प्लेंट है, उसको या तो पूरी पार्टी या कोई एक पार्टी वेरीफाई करे, मतलब मल्टीपल पार्टी है उसमें तब की बात कर रहा है, एक पार्टी वेरीफाई करे। यदि वो सक्षम नहीं है तो अपने द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को भी इसके लिए दे सकता है तो वेरीफाई करे। उस अधिकृत व्यक्ति में भी खासियत ये है कि वो अधिकृत व्यक्ति साइन तो करेगा, लेकिन उस अधिकृत व्यक्ति को ये और उससे कोर्ट सहमत होना चाहिए।
कोर्ट को यदि लगे कि वो अधिकृत व्यक्ति साइन करने में सक्षम है तो साइन कर सकता है, लेकिन खासियत क्या होगी कि वो अधिकृत व्यक्ति जब साइन करेगा तो उसे बाकायदा ये लिख के देना होगा कि इन प्लीड में या जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें कौन से पैरा को वो पढ़ रहा है, किस पैरा से वो संतुष्ट है, किस पैरा को वो ऑथेंटिकेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार वो पूरा कर देगा, उसे बाकायदा लिखनी होगी कि किस पैरा को ऑथेंटिकेट कर रहा है, किस पैरा को इंडोर्स कर रहा है। क्लियर? At the foot of the or one of the parties pleading by the same other person, देखो क्या है, some other person proved to be the satisfaction of the court, यदि कोर्ट संतुष्ट हो, to be acquainted with the facts of the case, ऐसे व्यक्ति जो कोर्ट से जानकारी रख सकता है और उस मुद्दे की जानकारी रखता है उसको भी ऑथराइज किया जा सकता है वेरीफाई करने के लिए। अब यहां क्या होगा, यहां ध्यान रखो, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट इसका समझ में आया। हमने कहा कि जो वादी या प्रतिवादी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, कोई भी व्यक्ति एक साइन कर सकता है, या वो नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी ऑथराइज कर सकता है, लेकिन वो कोर्ट के नजर में उस व्यक्ति से, मतलब वो उस मसले से पूरी तरह जानकार होना चाहिए कि वो उस बात को सत्यापित करने में सक्षम हो। यदि वो व्यक्ति जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है तभी वो उसको साइन कर सकता है, और साइन भी करेगा तो कैसा होगा, द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई, स्पेसिफिकली वो लिखेगा विद रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ, किस पैराग्राफ को वेरीफाई कर रहा है, पैराग्राफ ऑफ द प्लीडिंग, what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and received to be true। मतलब जो वो ये भी वेरीफाई करेगा कि वो अपने ज्ञान के हिसाब से पूरी तरह उसको वेरीफाई कर रहा है, जो उसको लगता है उसके ज्ञान के हिसाब से कि वो सच है। जैसे कई बार होता है ना कि मेडिकल कंसल्ट में डॉक्टर रहकर वेरीफाई करता है, या मान लो आईटी विशेषज्ञ है, वो आके कहता है कि हाँ ये जो ईमेल है या ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ऑथेंटिक है। इस ऑथेंटिसिटी की जब बात करते हैं तो वेरीफाई करता है। जैसे मान लो डॉक्टर को कोई रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसे वेरीफाई करनी है, तो ये कौन करेगा, विशेषज्ञ डॉक्टर है वही करेगा। तो डॉक्टर पूरे प्लान को वेरीफाई नहीं करेगा, वो लिखेगा कि ये जो रिपोर्ट है वो मेरे नॉलेज के हिसाब से वो सही है। क्लियर? फिर हम लोग आएंगे, द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मार्किंग इट, जो कर रहा है उसके साथ साइन होगा, एंड शैल स्टेट द डेट ऑन व्हिच एंड द प्लेस एट व्हिच इट वाज साइन, मतलब वो जो तीसरा व्यक्ति है वो अपना प्लेस और डेट भी लिखेगा इसके लिए। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट कहा गया, द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल आल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग, मतलब जो वेरीफाई कर रहा है उसे एक एफिडेविट भी देने होंगे, मतलब उसमें भी कोई गुंजाइश ना रहे कि बाद में ये कहे कि हमसे मिस हुआ या हम जानबूझ के ऐसा नहीं किए, इसलिए बाकायदा पूरी कंसर्न्स के साथ ही उसे एफिडेविट उसे वेरीफाई करने होंगे या ऑथराइज करने होंगे। अब इसी में आता है 15A, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग इन कॉमर्शियल डिस्प्यूट। कॉमर्शियल डिस्प्यूट में वेरिफिकेशन कौन करेगा? इसमें कहा गया कि नथिंग अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 15, एवरी प्लीडिंग इन कॉमर्शियल डिस्प्यूट शैल बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट। जितने भी चीजें हैं वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट में एफिडेविट के द्वारा वेरीफाई होगा, इन मैनर एंड फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय अपेंडिक्स ऑफ दिस शेड्यूल। इस शेड्यूल के जो अपेंडिक्स में जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के तहत, कॉमर्शियल केस में हमने वहां भी कहा था कि स्पेशल रूल्स होते हैं, तो इस अपेंडिक्स के तहत उसको वेरीफाई होने चाहिए। फिर यहां ये आया, an affidavit under sub rule 1 above shall be signed by the party or by one of the parties, या तो पार्टी करेगा या वन ऑफ द पार्टीज, बहुत सारे पार्टी हैं तो कोई एक करेगा, और बाय अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टी हु इज प्रूव्ड टू बी सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्विनेटेड विद द, वही बातें हैं, या तो पार्टी खुद करेगा या पार्टी में से कोई एक करेगा, या फिर वो जिस व्यक्ति को सर्टिफाइड करेगा और कोर्ट की नजर में वो व्यक्ति जानकार हो, ये भी सर्टिफाइड कर सकता है। वही कंसर्न्स थर्ड में वही आया, where the pleading is amended, the amendments must be verified in forms and manner referred in sub rule 1 unless the court orders otherwise। यदि प्लांट में कुछ अमेंडमेंट हो रहा है तो अमेंडमेंट भी वेरीफाइड होना चाहिए, यदि कुछ बदलाव हो रहे हैं तो वो भी वेरीफाइड होने चाहिए जब तक कि कुछ अदरवाइज डायरेक्शन नहीं दिया गया। फिर है एक कंसर्न यहां स्पेशली ध्यान रखो कि where a pleading is not verified, हाँ इसमें लिखो जो 14 पॉइंट्स है इसके 4 पॉइंट है, कहा था where a pleading is not verified in the manner provided sub rule 1, जो वेरिफिकेशन है वो मान लो सब रूल 1 में जैसा दिया गया है वो प्रॉपर रूल के तहत नहीं हुआ है तो क्या होगा, इसमें कहा गया कि द पार्टी शैल नॉट बी परमिटेड टू रिलाई ऑन सच प्लीडिंग एज एविडेंस और एनी ऑफ द मैटर्स सेट आउट देयरिन। यदि प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो पार्टी को उस मुद्दे पे प्लीड करने की अनुमति नहीं होगी। ये बात ध्यान रखो, जब तक वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, शैल नॉट बी परमिटेड, पार्टी शैल नॉट बी परमिटेड
where the pleading not verified in the manner provided by sub rule 1. सब रूल 1 में जो मैनर्स प्रोवाइडेड है जिसके तहत वेरिफिकेशन हो, यदि ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी shall not be permitted to rely on such pleading as evidence. उसको तथ्य के रूप में या जो एविडेंस का मतलब जो प्रूव है उसके रूप में एनी ऑफ द मैटर्स सेट फॉर्थ देयरइन नहीं कर सकता यूज. फिर फिफ्थ पॉइंट है द कोर्ट में स्ट्राइक आउट एट प्लीडिंग व्हिच इज नॉट वेरीफाइड बाय स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ. कोर्ट उस हर एक मुद्दे को स्ट्राइक आउट कर सकता है, हटा सकता है जिसमें वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है. वही है द कोर्ट में स्ट्राइक आउट प्लीडिंग व्हिच इज नॉट वेरीफाइड बाय स्टेटमेंट ऑफ द ट्रूथ नेमली द एफिडेविट सेट आउट इन द अपेंडिक्स टू दिस शेड्यूल. इस शेड्यूल के तहत जो एफिडेविट है कि जो फॉर्मेट्स हैं उस फॉर्मेट के तहत यदि वेरीफाई नहीं है तो कोर्ट उस प्लीडिंग को, उस बात को जो बातें कही गई हैं उसे स्ट्राइक आउट कर सकता है, उसे हटा सकता है. हाँ, यहां स्पेशली एक दो पॉइंट स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं. हमने कहा कोर्ट हटा सकता है, कोर्ट हटा नहीं देगी. अब हटा सकता है और हटा देगी दोनों में इतना डिफरेंस है. इसी बात को एक्सप्लेन किया है. कहा गया कि यदि कोर्ट हमेशा ये ध्यान में रखती है कि यदि एफिडेविट या जो साइनिंग है वो क्यों नहीं किया गया, वो इंटेंशनली नहीं किया गया या वो बाय मिस्टेक था, डिफॉल्ट था. यदि इंटेंशनली ऐसा किया गया और कोर्ट सेटिस्फाइड है तब तो उसे स्ट्राइक आउट कर देगा. लेकिन यदि पता चला ये टेक्निकल ग्लिच है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया है, तो कोर्ट को यदि ऐसा लगे तो कोर्ट उसे किसी भी स्टेज पे सुधारने का भी मौका दे सकती है. इस बात को स्पेशली ध्यान रखोगे. केवल हमेशा स्ट्राइक आउट ही नहीं कर देगी, स्ट्राइक आउट कर सकती है जब उसे लगे कि इंटेंशनली गलत तरीके से ऐसा किया गया है. यदि उसे लगे कि जो वेरिफिकेशंस है, ऑथेंटिकेशंस है वो प्रॉपर नहीं हुआ, एक टेक्निकल फॉल्ट है, तो किसी भी स्टेज पे उसको ठीक करवा सकती है. यही बता के देखो, a difference in that matter of signing and verification of the pleading is merely an irregularity. ये जो कंसेंस है वो क्या है, डिफेक्ट, जो जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये merely an irregularity, ये केवल एक अनियमितता है. and can be corrected at later stage of the suit with the leave of the court. यदि कोर्ट चाहे, कोर्ट की अनुमति से, and suit cannot be dismissed, मतलब इस सूट को डिसमिस नहीं किया जा सकता, नॉर एन ऑर्डर बी पास्ड अगेंस्ट अ पार्टी, न तो पार्टी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट और इरेगुलरिटीज इन साइनिंग और वेरिफिकेशन ऑफ द प्लान और रिटेन स्टेटमेंट. ये बात भीखाजी वर्सेस ब्रिजलाल केस में कहा गया. मतलब इसमें स्पेशली मेंशन किया गया कि यदि इंटेंशनली ऐसा नहीं किया गया है, बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया, तो ये एक इरेगुलरिटी है, केवल अनियमितता है, इसे किसी भी स्टेज पे आप ठीक कर सकते हो. इसके लिए पार्टी के खिलाफ ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता. ये बात ब्रिजलाल केस में कहा गया है. नॉर्मल भी है, मान लो किसी ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, बाय मिस हुआ, तो आपको सुधारने का मौका देना चाहिए. हाँ, ये कोर्ट की मर्जी पे है. कोर्ट को यदि लगे कि इस व्यक्ति ने इंटेंशनली किया है तो फिर सुधारने का मौका नहीं दिया जा सकता. फिर 16 में आता है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग. प्लीडिंग को स्ट्राइक कैसे किया जाए. द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, कोर्ट किसी भी स्तर पर यदि कोर्ट को लगे तो स्ट्राइक आउट द अमेंडेड स्ट्राइक आउट और अमेंडेड एनी मैटर इन प्लीडिंग. मतलब कोर्ट को यदि किसी भी स्टेज पे लगता है, किसी भी तरह से लगता है, तो या तो प्लीडिंग में अमेंड कर सकता है या उस प्लीडिंग का कुछ पार्ट को हटा सकता है. अब कहां कर सकता है, इस बात के लिखो, किसको हटा सकता है. व्हिच मे बी अननेसेसरी, स्कैंडेलस, फ्रिवोलस एंड वेक्सिशियस. मतलब वो मुद्दा जो कोर्ट को लगता है जो ऑथेंटिक नहीं है, फैक्टिटियस है, जालसाजी है, फर्जी है, उस मुद्दे को कोर्ट हटा सकते हैं किसी भी स्टेज पे. दूसरा क्या है इसमें, व्हिच मे टेंड टू प्रिजुडाइस, मतलब वो मुद्दा जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, जो न्याय के लिए आवश्यक नहीं हो. एम्बेरसेस और डिले इन द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट, वो मुद्दा जो ट्रायल है, सूट का ट्रायल, उसमें डिले करे या अननेसेसरी उसको डिस्टर्ब करे, उसको भी हटा सकता है. तीसरा, which is otherwise an abuse of the process of court, जो कोर्ट के प्रोसेस का मिसयूज कर रहा है, उसको भी हटा सकता है. मतलब ये हुआ कि हर वो मुद्दा ऐसे समझ लो कि ये जो रूल 16 है वो ये कहता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पे यदि लगता है कि कोई प्लीडिंग अननेसेसरी है, फैक्टिटियस है, फ्रॉड है वाला है, या कुछ ऐसे हैं जो जस्टिस सिस्टम का, कोर्ट के सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा है, उसे वो तत्काल हटा सकता है. हाँ, यहां स्पेशली आप ध्यान रखो, रूपलाल सेठी वर्सेस नक्षत्र सिंह केस में यह कहा गया कि द पावर ऑफ स्ट्राइक आउट प्लीडिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन नेचर. ये जो स्ट्राइक आउट करने की पावर है कोर्ट की, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब बहुत ही एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पावर है, और इसका इस्तेमाल हमेशा ही बहुत सोच समझ के करना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी भी मुद्दे को जज को जिस मर्जी में आया उसमें हटा दिया. बहुत ही गंभीरता पूर्वक रूप से इसका इस्तेमाल करना चाहिए. जब सेटिस्फाइड हो जाए यस ये जो कंसर्न्स हैं ये गलत तरीके से आया है या गलत तरीके से उठाया गया है, तभी उसे हटाया जाना चाहिए. अनावश्यक हर मुद्दे में, किसी भी मुद्दे में नहीं हटा देना चाहिए.
यही कहा गया कि दैट द पावर टू स्ट्राइक आउट प्लीडिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन नेचर एंड मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट स्पेरिंगली एंड विद एक्सट्रीम केयर के साथ कॉशन एंड सर्कमस्पेक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर जो कॉशंस है, कॉशंस का मतलब एक पर्टिकुलर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सतर्कता बरतते हुए ही हटाया जा सकता है, वैसे नहीं हटाया जा सकता। फिर यहां आएगा फिर अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग। 70 में कहा गया कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है। हमने कहा था ना, याद करो वहां कि जब तक आप अमेंडमेंट नहीं करवाओगे तब तक अपने प्लीडिंग में जो बातें रखे हो पहले से आपने कहा है उससे अलग बातें नहीं कर सकते। तो यहां है कि अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं प्लीडिंग में। मान लो एक बार आपने प्लीड कर दिया, फिर आपको लगा कि नहीं कुछ तथ्य या कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो नए तरीके से उसमें डालना चाहिए, तो इसके लिए कोर्ट में आप प्रार्थना कर सकते हो और कोर्ट को यदि ऐसा लगे तो अमेंडमेंट करवाया जा सकता है। तो यही कह रहा है कि अमेंडमेंट कैसे होगा। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पे अलाउ आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी को टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्रोसीडिंग प्लीडिंग इन सच अ मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट। कोर्ट किसी भी स्तर पे किसी भी मुद्दे पे दोनों ही पार्टी में से किसी भी पार्टी को जब उसे लगे कि ऐसा करना कोर्ट के लिए या न्याय के हित में सही है तो अमेंड करने की राइट इजाजत दे सकती है। सच अमेंडमेंट्स shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question। जो प्लीडिंग में मूल मुद्दा उठा है उसके लिए यदि आवश्यक हो तो उसे चेंज करने की राइट दे सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट shall be allowed आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड। जब ट्रायल खत्म हो जाए तब जज किसी भी परिस्थिति में अमेंड करने का मौका नहीं दे सकता, एक सिचुएशन को छोड़ के। या फिर से देखो, पहले हमने कहा कि अमेंड करने का मौका दे सकता है कोर्ट कब, जब कोर्ट को लगे कि वादी या प्रतिवादी के न्याय के हित में कुछ जरूरी है तो अमेंड किया जा सकता है। लेकिन वो कब, ट्रायल से पहले, क्योंकि जब ट्रायल फिनिश हो जाएगा तब आप क्या बदलाव करोगे। हाँ, एक केस में यदि ट्रायल फिनिश भी हो गया हो तब भी यदि कोर्ट को लगता है कि नहीं न्याय की प्राप्ति के लिए जरूरी है एक्स्ट्रा एक्शनरी पावर, तो ट्रायल प्रोसीडिंग जब ट्रायल समाप्त हो जाए उसके बाद भी किया जा सकता है। लेकिन बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। मतलब ये हुआ कि पहले तो अमेंडमेंट किया जा सकता है कब, प्रोसीडिंग से पहले, प्रोसीडिंग के बाद बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में किया जा सकता है जब न्याय के लिए ऐसा आवश्यक हो। यही बातें कही गई हैं। प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड। जब ट्रायल समाप्त हो गया तब नहीं किया जा सकता है, अनलेस कब, द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस द पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। जब कोर्ट इससे सेटिस्फाइड हो जाए कि व्यक्ति इससे पहले उस मुद्दे को उठा सकता ही नहीं था या उठाने में सक्षम नहीं था। मतलब समझ में आया, हमने कहा कि न्याय की आवश्यकता के लिए, मतलब यदि कोर्ट सहमत हो जाए इस बात से कि ट्रायल समाप्त होने से पहले वो व्यक्ति इस मुद्दे को उठा ही नहीं सकता था या इस व्यक्ति को जानकारी ही नहीं थी या कोई ऐसी चीजें थी जो असंभव था उठाना, तब वो ट्रायल के बाद भी अलाउ कर सकता है। वरना यदि ट्रायल से पहले वो व्यक्ति उठा सकता था तो उस केस में इजाजत नहीं दी जाएगी। मतलब समझ में आया, हर अमेंडमेंट ट्रायल से पहले होगा, ट्रायल के बाद एक ही केसेस में हो सकता है जब लगे कि न्याय के लिए जरूरी है और वो व्यक्ति इससे पहले इस मुद्दे को उठाने में, अमेंडमेंट के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो उठाने में सक्षम नहीं था और ये न्याय के लिए आवश्यक है। तो क्लियर हो गया, पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड, नहीं कर सकता था मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, ये तभी अमेंडमेंट हो सकता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो आगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रूल इज दैट द कोर्ट शुड ट्राई द मेरिट्स ऑफ द केस दैट कम्स बिफोर एंड शुड कॉन्सिक्वेंटली अलाउ ऑल द डिटरमाइनिंग ऑफ द रियल क्वेश्चंस। मतलब ये था, इसका उद्देश्य ये है कि कोर्ट को ये होना चाहिए किसी भी स्तर में न्याय में बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंसर्न्स में न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए, इसीलिए अमेंडमेंट किया जा सकता है, अमेंडमेंट की छूट दी गई है। ये बातें किसमें कही गई हैं, ये बातें नारायण पिल्ले वर्सेस परमेश्वरन केसेस में कहा गया। मतलब यह है कि ऐसा इसलिए अलाउ किया गया कि प्ले में अमेंडमेंट किया जा सकता है कि इससे न्याय की या जो ओरिजिनल कंसर्न्स ऑफ कंटेंट्स है जो वो कंटेंशन, वो इश्यू जो मुद्दा फंसा हुआ है उसको सॉल्यूशन के लिए यदि आवश्यक है तो अमेंडमेंट किया जा सकता है। यहां फिर एक दूसरा केसेस आता है, सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि इन दिस के सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड द इंपोर्ट ऑफ अमेंडमेंट प्रोविजन ओवी रूल 17 एंड द प्रोविजन अटैच दिस रूल्स इन। मतलब इस बात को उसमें माना गया। इन अदर वर्ड्स स्टेट्स इन द डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी जो विवाद का मुद्दा है उसको सॉल्व करने के लिए इसको अलाउ किया जा सकता है। फिर हम लोग आए, अब यह है कि लीव टू अमेंड व्हेन ग्रांटेड, किस किस परिस्थिति में अमेंडमेंट की लीव, अमेंडमेंट अलाउ किया जा सकता है, कोर्ट को किस परिस्थिति में लगेगा। तो यह मुद्दा है
मतलब किशन दास वर्सेस विठोबा के केस में ये बातें कही गई, जिसमें ये कहा गया कि ऑल अमेंडमेंट्स ऑट टू बी अलाउड, तब अलाउ किया जाएगा सेटिस्फाइड टू कंडीशन, जब दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। पहला, ऑफ नॉट वर्किंग इनजस्टिस टू अदर साइड, मतलब कोई भी अमेंडमेंट तभी अलाउ किया जाएगा जब दो कंसर्न्स को वो पालन करेगा। मतलब आप प्लीडिंग में बदलाव कर सकते हो कब? पहला तो तब जब वो अदर पार्टी के लिए इनजस्टिस कॉज नहीं करेगा, मतलब दूसरे पार्टी के न्याय में कोई बाधा नहीं बनेगा। और दूसरा, बीइंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, मतलब दो ही अर्थों में अमेंडमेंट अलाउ किया जा सकता है। किस अर्थ में? पहला कि दूसरे पार्टी के साथ अन्याय ना हो जाए, और दूसरा कि जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंसर्न्स है, जिस क्वेश्चन पे डिबेट हो रही है, जिस क्वेश्चन पे बात है, उस बात को सुलझाने के लिए इस अमेंडमेंट की आवश्यकता है, तभी बात को सुलझाने में अमेंडमेंट की इजाजत दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती है। ये बातें किसमें कहा गया? पवन कुमार पाठक वर्सेस मोहन प्रसाद में। It was held that appeals court that amendments which were necessary for the purpose of determining the real question को determine करने के लिए यदि आवश्यक है between the parties shall be allowed in the court. No application for the amendment shall be allowed, नहीं किया जाएगा by the court after the commencement of the trial. ट्रायल के बाद नहीं किया जाएगा, अभी हमने पहले भी डिस्कशन किया। Unless the court is opinion that notwithstanding the parties due diligence, मतलब वो जो diligence था वो लेट था, वो necessary था, they could not have raised the matter before the commencement of the trial. ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहा है लीव टू अमेंडेड व्हेन रिफ्यूज्ड, कब इस अमेंडमेंट को अलाउ नहीं किया जा सकता, उसी बात की बात कर रहे हैं। तो दो कंसेंस तो हमने बता ही दिया था इसमें। पहला क्या है? तो फॉलोइंग केसेस में जब रिफ्यूज किया जा सकता है, अमेंडमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब बाद में या प्लीडिंग में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लीव टू अमेंड विल बी रिफ्यूज्ड वेयर, कब? जब उस क्वेश्चन को निर्धारित करने के लिए जिसपे विवाद है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब उस मुद्दे से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है तब, या ऐसे जब उस मुद्दे से टोटली वो डिफरेंट हो, जिस मुद्दे को प्रश्न में लाया गया है। मतलब ऐसा समझे, जब जिस मुद्दे पे डील है, जिस मुद्दे पे बात हो रही है, यदि उस मुद्दे के कंसर्न्स को सुलझाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। Where the effect of the proposed amendment is to take away from other side a legal right, जब दूसरे पार्टी के राइट का भी हानि होने वाला है, इसको सीधे एक शब्द में ही हमने कह दिया। Where made with malified intention, जब गलत इंटेंशन के साथ अमेंडमेंट की बात की जाएगी, मतलब तीन चार कंसर्न्स आ गए, कब अलाउ नहीं किया जाएगा? जब इंटेंशन मैलिफाइड हो, जब इससे कोर्ट का जो मुद्दा सुलझाने की बात हो रही है वो सुलझाने में कोई मदद ना मिले, तीसरा दूसरे पार्टी के न्याय की प्राप्ति में हानि हो, तो इन सब मुद्दों के केसेस में इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। कब किया जा सकता है? एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करें उस हर टाइम पे किया जा सकता है जो जस्ट हो, मतलब कोर्ट को जैसा लगे। अमेंडमेंट विल बी अलाउड ऑन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट टू द अपोजिट पार्टी बाय द पार्टी अमेंडिंग हिज प्लीडिंग, इट शुड बी रीजनेबल एंड नॉट एग्जाम्पलरी। एक पॉइंट और भी है, जब प्लीडिंग में बदलाव होगी, एक व्यक्ति बदलाव कर रहा है तो दूसरे पक्ष को भी उसी अनुरूप जवाब देना होगा। मान अभी आपने कुछ बातें कही थी और कल आप अपनी बातों में बदलाव लाते हो तो दूसरे पक्ष को भी उसी अनुरूप जवाब देना होगा। इसमें यह कहा गया कि जो अमेंडमेंट है उसके लिए कॉस्ट सेट करना होगा, और वो कॉस्ट अपोजिट पार्टी को जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं, जैसे आपने पहले ही इस मुद्दे को उठाया होता तो अपोजिट पार्टी उसी रेशियो में जवाब दिया होता। तो अब जो आपके प्लीड बदलने से दूसरे पार्टी को जो इश्यूज हुआ है, इसके लिए यदि कोर्ट को लगे तो उस पार्टी की असुविधा के लिए उस असुविधा को दूर करने के लिए कोर्ट कुछ कॉस्ट भी इंपोज कर सकती है, कुछ फाइन लगा सकती है। और वो फाइन कैसा होना चाहिए? जितनी असुविधा उस व्यक्ति को हुई है उतनी, ना कि एग्जाम्पलरी, मतलब ये प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब जितनी असुविधा हुई है कोर्ट को लगे उस असुविधा, मतलब आपके प्लीड बदलने के चलते यदि उससे कष्ट हुआ है या उसको दोबारा तरीके से अपने बहस को लागू करना पड़ा है, तो ऐसे परिस्थिति में उसको कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए? ये कॉस्ट रीजनेबल होना चाहिए कि कितनी उसको प्रॉब्लम हुई है उस पे, ना कि एग्जाम्पलरी। जैसे अभी भी कहते हैं ना, कुछ सजा एग्जाम्पलरी होती है, मान लो 1 घंटे की सजा, या कोई व्यक्ति करोड़पति है उसको 1000 रुपए की सजा हो जाती है, ये एग्जाम्पलरी सजा हुआ। 1000 करोड़ वाले व्यक्ति को सजा करते हैं, जो जुर्माना होने चाहिए 1000 जुर्माना उस व्यक्ति के लिए बहुत महंगा है जो बहुत गरीब होता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो अरबपति है उसके लिए 1000 जुर्माना तो न्याय की मखौल ही उड़ाना है। तो यही कहा गया, कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल होना चाहिए, ना कि एग्जाम्पलरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो कॉस्ट हैगा वो कॉस्ट रीजनेबल होना चाहिए, नॉट एग्जाम्पलरी। फिर है फेल्योर टू अमेंडमेंट आफ्टर ऑर्डर। यदि ऑर्डर हो गया और इस बात की कि आप अपने जो प्लीडिंग है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आपने अमेंडमेंट नहीं किया, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो यदि आपको लगा कि बात बदलने के लिए आपने कोर्ट में फाइल किया, कोर्ट ने अलाउ कर दिया और फिर भी आपने अमेंडमेंट नहीं किया, फेल्योर हुआ, तब क्या होगा?
तो आगे यदि ऐसा फेल हो गया, अमेंड अकॉर्डिंगली विद इन द टाइम लिमिटेड फॉर द पर्पस, जो टाइम जितना टाइम दिया गया था अमेंड करने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम में यदि अमेंडमेंट नहीं हुआ, और यदि कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है तो, और यदि कोई टाइम नहीं दिया गया है तो क्या होगा, तो विद इन 14 डेज। स्पेशली ध्यान रखो, अमेंडमेंट का जो टाइम क्या है, विद इन टाइम लिमिटेड फॉर दैट पर्पस। यदि किसी मुद्दे में टाइम प्री अमेंडमेंट करने के लिए जो टाइम दिया गया है वो फिक्स टाइम होगा, और यदि कोई टाइम नहीं दिया गया है तो 14 दिन के अंदर, अगर कोई टाइम नहीं दिया गया तो 14 डेज। स्पेशली ध्यान रखो, यदि टाइम दे दिया गया है कि 20 दिन, 25 दिन, 100 दिन या 1 दिन, तब तो वो अलग अर्थ है। यदि कोई टाइम नहीं दिया गया तो 14 दिन इसको माना जाता है। 14 दिन में यदि आपने अमेंड नहीं किया तो नॉट बी परमिटेड आफ्टर दैट, उसके बाद फिर आपको अमेंडमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी। फिर क्या है, एज द केस में बी अनलेटेड कोर्ट, मतलब 14 डेज के बाद या जो टाइम पीरियड था यदि उसमें आपने अमेंड नहीं किया तो फिर अमेंडमेंट का मौका नहीं मिलेगा। अब यहां एक टर्म आएगा, ये क्लियर हो गया, रूल 1 से लेकर 18 तक आपको, मतलब ऑर्डर 6 का रूल 1 to 18 क्लियर हो गया। 18 में क्या था, फाइनली अमेंडमेंट का यदि टाइम मिला है तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना टाइम विहित है, या नहीं तो 14 दिन के अंदर, यदि आपने अमेंड कर लिया तो ठीक है, नहीं तो अमेंडमेंट का मौका नहीं मिलेगा। अब यहां एक टर्म और आता है जो इससे इतर है, ऑर्डर में डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे समझेंगे। कहा था ऑल्टरनेटिव प्लीडिंग। ऑल्टरनेटिव प्लीडिंग का मतलब यह होता है कि हमारी इस व्यवस्था में, कोर्ट में एक ऑल्टरनेटिव प्लीडिंग की व्यवस्था है। मतलब यदि आपको लगता है कि एक ही मुद्दे में अलग अलग तथ्यों को उठाया जा सकता है तो आप एक ही प्लीड में अलग अलग तथ्यों को भी एक साथ उठा सकते हो। ऐसा इसलिए कहा गया कि न्याय के लिए कोर्ट में बार बार किसी मुद्दे को न लाया जाए, इसीलिए ऐसा करना आवश्यक था। जैसे मान लो एक व्यक्ति को मकान खाली करवानी है तो वो एक ही साथ 2 ग्राउंड ला सकता है। 2 ग्राउंड कौन ला सकता है, एक तो कि उसको मकान की खुद की जरूरत है, और दूसरा वो व्यक्ति टाइम पे रेंट नहीं दे रहा है। तो एक साथ इन दोनों मुद्दों को आप ले आ सकता है और दोनों मुद्दों के आधार पर प्ली कर सकता है कि उस व्यक्ति को खाली करवाने के लिए कि कोर्ट से गुजारिश कर सकता है। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव प्लीड। ऑल्टरनेटिव प्लीड का मतलब एक साथ 2 मुद्दों को एक तथ्य में जोड़ के आप प्लीड कर सकते हो। यही है द एक्सप्रेशन ऑल्टरनेटिव कन्वेज अ चॉइस बिटवीन 2 थिंग्स। अ पार्टी ऑफ लिटिगेशन में इंक्लूड प्लीडिंग 2 और मोर थिंग। जैसे ये हमारे यहाँ क्या है, मतलब ऑप्शंस हैं कि आप ऑल्टरनेट प्लीडिंग भी कर सकते हो। हाँ, इसका उद्देश्य क्या था, एक ही मुद्दे के लिए मान लो एक व्यक्ति ने मकान खाली करवाने के लिए केस किया और उसने ये कहा कि हम अपने इस्तेमाल के लिए कर सकते हो, और जो उसका बॉन्ड था या रेंट एग्रीमेंट था उस बात में यह भी लिखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से पहले आप मकान मालिक आप अपने किराएदार को खाली नहीं करा सकते। इस आधार पर तो वो खाली नहीं होगा, तो फिर वो व्यक्ति अगली बार दोबारा केस करेगा इस बात के लिए कि ये व्यक्ति रेंट पे टाइम पे रेंट नहीं दे रहा है। तो कोर्ट और दोनों किराएदार की भी और मकान मालिक की भी टाइम की बर्बादी होगी। इसलिए एक साथ जितने भी पॉइंट्स वो बना सकता था कि उसे खुद का भी यूज करना है और ये प्रॉपर टाइम पे किराया नहीं भी दे रहा है, उन सारी चीजों को लेकर वो एक साथ केस करे ताकि बार बार एक ही मुद्दों पे कोर्ट का और व्यक्ति का टाइम और पैसे बर्बाद ना हो। जैसे इसका उद्देश्य क्या था, टू अवॉइड रिमूव द नेसेसिटी ऑफ अनदर लिटिगेशन, अनदर लिटिगेशन ना हो इससे बचाने के लिए, और इंटायर कंट्रोवर्सी जितनी भी सारी समस्याएं थी उसको एक साथ सॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया। जैसे एग्जांपल में वही दिया, a suit of possession of property is maintainable on the basis of the title or in the alternative or the basis of lease। ठीक है, जैसे मान लो एक सूट है तो उसको या तो टाइटल भी हमारे नाम पे है, आगे हम लोग चर्चा करवाएंगे टाइटल क्या होता है, और या फिर ईजमेंट मतलब आप उसका उपयोग के राइट्स भी हमें दिए जाएं, इस आधार पे भी वो कर सकता है। लैंडलॉर्ड कैन फाइल अ सूट फॉर एविक्शन, मतलब खाली करवा सकता है कैसे, ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, व्यक्तिगत जरूरत भी है घर की, या अल्टरनेटिव ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट का रेंट नहीं दे रहा है, या फिर अपना पर्सनल यूज है, इस आधार पे दोनों आधार पे हम एक साथ केस कर सकते हैं। एक टर्म होता है यहां इनकॉन्सिस्टेंट प्लीडिंग। इनकॉन्सिस्टेंट प्लीडिंग भी भारतीय व्यवस्था में अलाउ किया गया है। इनकॉन्सिस्टेंट प्लीडिंग का मतलब यह है कि एक ही बात आप 2 बात कहते हो, उसमें से दोनों बातें एक दूसरे का विरोधी है। ऐसी बातें भी कोर्ट में कह सकते हैं जब तक कि दोनों बातें अलग अलग कानून रूप से सम्मत हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझो, इनकॉन्सिस्टेंट प्लीडिंग क्या है, कई बार आपने 2 तथ्य बताए। जैसे एक तथ्य तो यह बताया कि ये जो घर है, ये घर इस पे हम पिछले 20 साल से रेंट पे रह रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम खाली नहीं करेंगे या अलग कंसेंस हो सकता है। और दूसरा पॉइंट आप ये भी कह रहे हो कि कहा जाता है कि 12 साल या एडवर्स पोजेशंस का एक केस होता है कि 12 साल के लिमिट तक यदि हम सामान्यतः किसी जमीन पे या किसी प्रॉपर्टी पे कब्जे में है, हम कब्जा किए हुए हैं,
बिना किसी अपोजिशंस का, बिना किसी विरोध का, तो वो एडवर्स पोजीशन माना जाता है और उस पर उस व्यक्ति का कब्जा माना जा सकता है। तो कहा जाता है एक साथ यदि आपने दोनों बातें कह दी कि हम 20 साल से इस पर कब्जा किए हुए हैं बिना किसी विरोध का, तो इसीलिए एडवर्स पोजीशन हमारा होना चाहिए। दूसरा कह रहे हो कि हम 20 साल से रेंट पे हैं, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी? यदि आप रेंट दे रहे हो इसका मतलब पहले से मान लो कि ये जमीन उसका है, और दूसरी बात आप ये या फिर ये कह रहे हो कि हम 20 साल से इस पे कब्जे में हैं, इसका मतलब आप रेंट नहीं दे रहे हो। दोनों बातें एक साथ खारिज हो रही हैं। लेकिन फिर भी ये कोर्ट में अलग अर्थों में इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग भी भारतीय व्यवस्था में अलाउड है। हाँ, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग में एक केसेस ऐसा है, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग अब तब नहीं कर सकते जब कानूनन रूप से उसमें से एक प्लीड वॉइड है। वॉइड का मतलब ये हुआ कि ऐसे कंसर्न जहां आपने जो एक बात का कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया, तो आप ये करोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें स्पेसिफिकली लागू भी करवाया जाए। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या होता कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें कही गई है उसे वैसे ही लागू करवाया जाए। तो आप मान लो पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और दूसरा एक प्लीड तो आप ये करो कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, और दूसरा कह रहे हो कि स्पेसिफिकली उसे लागू करवाया जाए, तो ये दोनों अलाउड नहीं होंगे। मतलब यदि कॉन्ट्रैक्ट कानूनन रूप से पहले से वैध था तो फिर आप उसको तोड़ भी सकते हो और आप उसको प्रॉपर्ली लागू भी करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब एक कानूनन रूप से वॉइड हो। मतलब ऐसा बेसिक से समझ लो कि इंडिपेंडेंटली यदि जो आरोप या दो पॉइंट जो आप उठा रहे हो अलग अलग मुद्दों में, यदि वो दोनों कानून के नजर में मान्य है, तो आप दोनों को उठा सकते हो, भले ही वो दोनों मुद्दे एक दूसरे को पर्सनली कट कर रहे हो। यदि अलग अलग वो दोनों सक्षम है, अलग अलग सही है, जैसे हमने क्या कहा उसमें रेंट वाले मुद्दे में हमने कहा 20 साल से इस मकान में हम किराएदार हैं, तो इसका मतलब एक तो कंसर्न ये हो ही गया, ये अलग तो सही है। दूसरा हमने कहा कि एडवर्स पोजीशन, ये 20 साल से हमारे घर हमारे कब्जे में है, ये भी अलग अलग सही है। ये अलग बात है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो ऐसे मुद्दे जो दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों एक साथ आने पे यदि विरोधाभासी है तब भी ऐसे प्लीडिंग हम कर सकते हैं। लेकिन यदि दोनों अलग अलग भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो ऐसे कंसर्न्स को नहीं उठाए जा सकते। जैसे इसी में देखो, इनकंसिस्टेंस मींस म्यूचुअली रिपंजेंट, एक दूसरे को खत्म करने वाला, कंट्राडिक्टरी, इनकॉन्सिलियस एंड डिस्ट्रक्टिव, वन इज कंट्रारी टू अदर, बोथ देयरफॉर कैन नॉट बी स्टैंड, एक दूसरे के साथ दोनों स्टैंड नहीं कर सकता है। एक्सेप्टेंस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन नेसेसरीली इंप्लाइज एब्रोगेशन ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे को ऑलरेडी खत्म कर देगा। तो श्रीनिवास वर्सेस महावीर प्रसाद केस में ये स्पेशली कहा गया, द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है श्रीनिवास वर्सेस महावीर प्रसाद केस में 1951 में, द कोर्ट डजंट prohibit a party from making two or more inconsistent set of allegations। मतलब कोर्ट इस बात को रोक, मतलब जो कोड है, कोड का मतलब ये जो सन्निटा है, सीपीसी किसी व्यक्ति को इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग के लिए रोकता नहीं है, इसीलिए कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मतलब क्या है, द कोर्ट डजंट प्रोहिबिट a party from making two or more inconsistent set of allegations, किसी को inconsistent sets of allegations के लिए रोकता नहीं है। A plaintiff may rely on several different rights, जो plaintiff है वो कई अलग अलग राइट्स पे रिलाई कर सकता है। एक plaintiff may rely on several different rights alternatively though they may inconsistent, यद्यपि वो इनकंसिस्टेंट है तब भी एक पार्टी इस पे रिलाई कर सकता है। सो एज ऑल्सो डिफेंडेंट भी, एज हिज स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस विदाउट लीव ऑफ कोर्ट एज मेनी डिस्टिंक्ट, मतलब जैसे भी उसको लगे व्यक्ति पक्ष में या विपक्ष में अपने इनकंसिस्टेंट मुद्दे को भी उठा सकता है। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखो, इसी इनकंसिस्टेंसी को दूसरा जो पक्ष होगा वो इस पे प्रश्न उठाएगा, इसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठा सकता है, लेकिन इस मुद्दे को ही उठाने से नहीं रोका गया है, इनकंसिस्टेंट फैक्ट भी आप उठा सकते हो। ये अलग बात है, ये आपके प्रतिपक्षी के लिए क्लू मिलेगा जहां आप ही के पॉइंट पे आपको खारिज करेगा, वो एक अलग इश्यूज है, लेकिन आप इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग भी कर सकते हैं। फिर ये है एंड सेपरेट इनकंसिस्टेंट डिफेंस एज ही मे थिंक प्रॉपर, जैसा भी उसको लगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया, अ क्लेम ऑफ ऑनरशिप और इन अल्टरनेटिव अ राइट ऑफ ईजमेंट और अ प्ली ऑफ फ्रॉगरी और इन द अल्टरनेटिव अ प्ली ऑफ एग्जीक्यूशन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस और अ फ्रॉड। मतलब एक ऑनरशिप, आप या तो आप कहते हो कि हमारा ये, हम इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, और दूसरा आप कोर्ट को कह रहे हो कि हमें इसके सुख भोग का अधिकार दिया जाए। तो ऑनरशिप का मतलब ऑलरेडी सारी राइट्स आपकी हैं, और ईजमेंट का मतलब होता है कि दूसरे की प्रॉपर्टी में सुख भोग का अधिकार दिया जाए। तो दोनों बातें जब आप एक साथ कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट है। या तो आपको खुद को विश्वास नहीं है कि आप इसके ऑनर हो, तभी आप ईजमेंट की बात कर रहे हो। ईजमेंट कब कहता है कि दूसरे की प्रॉपर्टी में जो सुख भोग का अधिकार है वो ईजमेंट का है।
तो या तो आप ये केस करोगे कि ईजमेंट की राइट दे दी जाए, या फिर ऑनरशिप की केस करोगे कि मतलब ये ऑनरशिप हमारा है, हमें राइट दिया जाए। तो कहा जाता है कि दोनों ही बात आप एक साथ कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के इनकंसिस्टेंट हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने कहा कि ये घर हमारा है, इसे राइट दिया जाए हमें उपभोग करने का, और एक पक्ष उसे ये लगता है कि मान लो कहीं इसमें खारिज हो जाए तो ये भी कह सकता है हमें ईजमेंट, जब तक फैसला न हो जाए तब तक सुखा भोग का राइट दिया जाए। तो कोर्ट कहता है ये दोनों तो एक दूसरे में विरोधाभासी है, लेकिन इन दोनों को भी अलाउ किया जा सकता है। राइट और अ प्ली ऑफ, फिर इसमें आ जाएगा और अ प्ली ऑफ ग्रांट ऑफ परपेचुअल टेनेंसी इन अल्टरनेटिव टू प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशंस। मतलब आप ये भी कह रहे हो परपेचुअल टेनेंसी, मतलब लंबे समय से हम किराएदार भी हैं और हम एडवर्स पोजीशंस का भी राइट है। तो इन दोनों राइट्स के भी बारे में जब बात करेंगे तो कहा था ये दो इनकंसिस्टेंट है एक दूसरे के, या तो आप किराएदार हो या फिर एडवर्स पोजीशंस हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। एडवर्स पोजीशंस का मतलब समझे ना कि जब तक आप किसी जमीन पे बिना किसी विवाद के, बिना किसी प्रश्न के आप काबिज हो, तो उसको कहते हैं एडवर्स पोजीशंस के साथ 12 साल यदि आप रहेंगे तो जमीन या वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी आपकी है। तो यदि किराएदार है तब एडवर्स पोजीशंस नहीं हुआ, और यदि एडवर्स पोजीशंस है तो किराया आपने नहीं दिया, लेकिन दोनों बातें भी आप कह सकते हो। कंडीशंस, हाँ अब इसमें क्या है, ऑल द इनकंसिस्टेंट प्लीज सॉट टू बी रेज्ड बाय द पार्टी मस्ट बी मेंशन्ड एट लॉ। अलग अलग कानून के तहत यदि वो अलग अलग जो हमने कहा इनकंसिस्टेंट पार्ट है यदि वो एक्सेप्टेबल है तो उठा सकता है। Thus, a plaintiff cannot pray for a declaration that a particular contract is void and in the alternative for the specific performance of the same contract. Hence, it is not permissible under Section 37 of Specific Relief Act. जैसे हमने कहा कि आप जो एक्ट वॉइड है, हमने भी चर्चा की थी ना, तो वॉइड एक्ट को स्पेसिफिकली लागू करवाने के लिए दोनों चीज आप नहीं कह सकते, क्योंकि वॉइड है तो वॉइड है। फिर उसकी हम लोग बात करें, where the party has taken out the definite stand once फिर आएंगे हम लोग, यह एक पॉइंट बी देखो, स्पेशल पॉइंट होगा, वेयर अ पार्टी हैज टेकन अ डेफिनेट स्टैंड वंस, एक बार पार्टी ने एक डेफिनेट स्टैंड ले लिया, एंड द कोर्ट हैज गिवन अ डिसीजन ऑन दैट फुटिंग, और कोर्ट ने उस डिसीजन पे कोई डिसीजन दे दिया, ही कैन नॉट सब्सिक्वेंटली अलाउड टू टेक इनकंसिस्टेंट पोजीशन विद रिगार्ड टू द सेम मैटर। यह एक स्पेशल सा पॉइंट आपको नोट करने हैं। तक इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग कर तो सकते हो, लेकिन इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग में भी कुछ क्वेश्चन, कुछ कंसर्न्स है। वो कंसर्न्स क्या है कि यदि आपने एक बार डेफिनेट स्टैंड ले लिया और कोर्ट हैज गिवन डिसीजन ऑन दैट फुटिंग, और कोर्ट ने उस आधार पे कोई निर्णय कर दिया, he cannot be subsequently allowed to the inconsistent position with regard to that same matter। इस कंसर्न्स में आपको इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग की राइट नहीं मिलेगी। मतलब समझ में आया, यदि केवल प्लीडिंग हुआ है, कोर्ट ने उसमें फैसला नहीं किया है, तब तो आप इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग कर सकते हो, लेकिन यदि आपने जो एक प्लीडिंग पहले किया और उस पर कोर्ट ने कोई निर्णय कर लिया, कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, फिर आप इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो सारा प्रोसेस ही बदल जाएगा। हाँ, आपने प्लीडिंग के दौरान जब कोर्ट डिसीजन नहीं किया है तब आप इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग कर सकते हो। यही बात कहा गया है कि he cannot be subsequently allowed to take the inconsistent position with regard to that less matter कब, when court has given decision on that footing, मतलब उस आधार पर यदि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो। इसमें क्या है, such inconsistent plea are subject to rule 16 of Order 6 which empowers court to strike court। मतलब रूल 16 में जो था ना स्ट्राइक कोर्ट, यदि कोर्ट को लगता है कि कुछ चीजें इनकंसिस्टेंट है और गलत है तो वो स्ट्राइक कोर्ट कर सकता है और समाप्त कर सकता है। क्यों, which may embarrass a fair trial of the suit। जो फेयर ट्रायल ऑफ द सूट होगा उसको वो फेयर ट्रायल ऑफ सूट को प्राप्त करने के लिए, या वो चीजें जो फेयर ट्रायल में बाधा बन रहा है उस पॉइंट को या उस इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग को कोर्ट जैसे चाहे उसे स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया मुद्दा। तो प्लीडिंग लगभग आपको समझ में आ गया। फाइनली इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग का मतलब एक ऐसा समझ लो, सामान्य अर्थ में विरोधाभासी बातें भी कर सकते हो, लेकिन वो करने का राइट तभी तक मिलेगा जब तक आप प्लीडिंग कर रहे हो। यदि कोर्ट ने आपके पहले के स्टैंड पे कोई निर्णय कर दिया तो फिर बाद में आपको इनकंसिस्टेंट प्लीड करने का राइट नहीं मिलेगा। और इसी को कहा है 16 में, जो हमने कहा रूल 16 में कहा ना स्ट्राइकिंग वार्ड वाली बातें जो थी, तो स्ट्राइकिंग वार्ड के तहत इसको कोर्ट को यदि लगता है किसी प्ली को जजमेंट के फेवर में या न्याय के हित में यदि स्ट्राइक आउट करना है तो कोर्ट उसे हटा सकती है, स्ट्राइक आउट कर सकती है। तो प्लीडिंग लगभग समाप्त हो गया हमारा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे तो प्लांट्स की चर्चा करेंगे कुछ। तब तक के लिए थैंक यू।